Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily Hindu news and editorial analysis of 22nd of April 2022. तो गाइज आज है तारीख 22 अप्रैल 2022 और है फ्राइडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को। द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे, बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम और फिर जाकर सर्च बॉक्स में टाइप करना है दीपक यादव एजुकेशन। एज यू कैन सी गाइज आप लोग को ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। देखो, अगर आप लोगों को इस तरीके से ये चैनल नहीं मिलता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को पीडीएफ लिंक के नाम से एक लिंक मिल जाएगा। जैसे आप लोग उस पर क्लिक करोगे ये चैनल ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा, इसको जाकर ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर आप लोगों को डेली बेसिस पर लेक्चर का पीडीएफ मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है और डेली बेसिस पर बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे। आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है वेडल सी को कहाँ पर है ये एग्जैक्टली लोकेटेड। अच्छे से मैप में देखना, देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर 2013 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पर हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग सा है। पहले मैं आप लोगों को इंग्लिश में रीड करके बताता हूँ, देन उसके बाद इसको हिंदी में ट्रांसलेट कर दूंगा। क्वेश्चन में पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेस कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर थ्रू टैटूइंग। यहाँ पे आपको 3 बीमारियों के नाम दिए गए हैं, चिकनगुनिया, हेपेटाइटिस बी और HIV/AIDS। पूछा यह जा रहा है कि इनमें से कौन सी डिजीज़ है जो कि टैटू की वजह से एक पर्सन से दूसरे पर्सन के अंदर फैल जाती है। अब नीचे ऑप्शन दिए गए, देखो इसमें से कोई एक भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, तीनों ही डिजीज़ भी हो सकती हैं। तो अब बताना आपको है कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। ऑप्शन ए बोलता है 1 ओनली, ऑप्शन बी बोलता है 2 and 3 ओनली, ऑप्शन सी बोलता है 1 and 3 ओनली, या फिर ऑप्शन डी तीनों ही यहाँ पर ऐसी हैं जो कि ट्रांसमिट हो जाती हैं। नाउ इसका आंसर आप सभी लोगों को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसे मैं आप लोगों से डेली बेसिस पर बोलता हूँ। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहाँ से भी जाकर इसको चेकआउट कर सकते हो। अदरवाइज़ इस प्रकार से आपको आंसर नहीं पता चलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो के लास्ट में मैं इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन करूँगा आप लोगों के साथ में। तो चलो शुरुआत करते हैं। हमारे पेज नंबर 1 पे आता है यहाँ पर एक सबसे पहला आर्टिकल, इंपॉर्टेंट आर्टिकल एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की गई है इंडिया और मालदीव्स के बारे में। अगर हम लोग देखें तो पिछले कुछ टाइम पे हमने कुछ आर्टिकल्स भी कवर किए थे कि मालदीव्स के अंदर इंडिया आउट कैंपेन करके यहाँ पर चलाया जा रहा है। ठीक है, बहुत सारे लोग हैं मालदीव्स के अंदर में जो कि इंडिया आउट करके कैंपेन को सपोर्ट कर रहे थे और चला रहे थे। फिलहाल यहाँ पर मालदीव ने बैन करने को डिसाइड किया है। जो आज के टाइम पर मालदीवियन प्रेसिडेंट हैं इब्राहिम मोहम्मद सोली, तो थर्सडे में इन्होंने यहाँ पर बोला कि अब यहाँ पर इंडिया आउट कैंपेन को बैन कर देंगे, क्योंकि अगर ये कैंपेन ऐसे ही चलता रहा तो इससे इंडिया और मालदीव्स के जो रिलेशंस हैं वो काफ़ी ख़राब होते हुए नजर आएंगे, खासकर बायलैटरल रिलेशंस, क्योंकि आज के टाइम पर दोनों कंट्रीज़ के रिलेशंस आपको पता होगा काफ़ी मजबूत हैं। लेकिन ये जो इंडिया आउट कैंपेन है चलाया क्यों किया गया था, मैं आपको एक छोटा सा इसके बारे में भी आइडिया दे देता हूँ। देखो, पहली चीज़ तो ये इंडिया आउट कैंपेन जो फॉर्मर प्रेसिडेंट हुआ करते थे मालदीव्स के, उनके थ्रू चलाया गया था। उनका नाम क्या है? उनका नाम है अब्दुल्ला यामीन। और अब्दुल्ला यामीन चाइना के सपोर्टर थे। ठीक है, चाइना को पूरी तरह से सपोर्ट करते थे और इसी की वजह से आप देख पाओगे मालदीव्स के अंदर कहीं ना कहीं इंडिया के प्रति काफ़ी सारा हेट्रेड भी फैला। और उसके बाद ये भी आप देख पाओगे, बोला ये जा रहा था मालदीव्स के अंदर बहुत सारे लोगों के थ्रू यहाँ पे ये मेंशन किया गया कि इंडिया जो है अपना मिलिट्री प्रेजेंस मालदीव्स के अंदर काफ़ी तेज़ी से बढ़ा रहा है और इसी वजह से यहाँ पे मालदीव्स को काफ़ी खतरा पहुँच सकता है, मालदीव्स की सिक्योरिटी को काफ़ी खतरा पहुँच सकता है। तो इंडिया को आउट किया जाए यहाँ से। इंडिया आउट कैंपेन यहाँ पर इसी चीज़ को देखते हुए चलाया गया, जिसको अभी के लिए जो करंट प्रेसिडेंट है वहाँ के, उन्होंने यहाँ पर बैन करने को डिसाइड किया कि हम लोग बैन कर रहे हैं, क्योंकि इससे रिलेशंस डेफिनेटली बहुत ख़राब होंगे। ठीक है, तो आई होप आप लोग को यहाँ पर इस आर्टिकल का निचोड़ सही से समझ में आ चुका है। अब यहाँ पर एक चीज़ और है, पहले हम लोग लोकेशन को देख लेते हैं। लोकेशन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। यहाँ पे आप लोग देख पाओगे ये ऊपर इंडिया का मैप हुआ, नीचे आपको यहाँ पे मालदीव्स देखने को मिलेगा। यहाँ पे छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, यहीं पे मालदीव्स भी है। मालदीव्स की कैपिटल आपको माले देखने को मिल जाएगी, ये करेंटली क्लियर हुआ। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है। तो एक छोटा सा आर्टिकल था, आने वाले टाइम पर इसके ऊपर बहुत सारी और भी चर्चा हो सकती है, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, थोड़ा बहुत याद रख सकते हो। क्या सिनेरियो था ये मैंने आपको बता दिया। आगे चलते हैं अगले आर्टिकल पर। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट आर्टिकल, ये भी हमारा GS पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेट हो पाएगा।
अभी हमने इंडिया मालदीव्स के बारे में चर्चा की थी, अब बात करने वाले हैं इंडिया और यूके के बारे में। आपको पता होगा जो यूके के पीएम हैं बोरिस जॉनसन, ये इंडिया आए और इंडिया में काफ़ी सारी जगह पर उन्होंने ट्रैवल किया, बहुत सारी फ़ोटो वगैरह क्लिक करवाई और आपको पता होगा ये फ़ोटो ना बहुत तेज़ी से वायरल हुई है और इस फ़ोटो से काफ़ी सारे लोग काफ़ी नाराज़ भी देखने को मिलेंगे, यूके के अंदर भी और इंडिया के अंदर भी। अभी बताता हूँ उसके पीछे का रीज़न क्या है, वो सारी बातें हम कवर करेंगे। तो अभी फ़िलहाल यहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं आखिरकार ये इंडिया आए, इंडिया में आके क्या क्या किया जा रहा है इनके थ्रू। तो यूके के पीएम बोरिस जॉनसन ये अहमदाबाद अराइव करे थर्सडे की मॉर्निंग में, ठीक है। अब इंडिया में काफ़ी सारी प्लेसेस पर ये विज़िट कर ही रहे हैं। उसके बाद अभी यहाँ पर ये एक पहले पीएम बने हैं जो कि अहमदाबाद गए और वहाँ पर महात्मा गांधी साबरमती आश्रम में लगभग रुके, 30 मिनट्स के आसपास रुके, वहाँ पे टाइम स्पेंड किया। तो पहले पीएम ऐसे बने जो कि इस प्रकार से महात्मा गांधी साबरमती आश्रम तक गए, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर और कहाँ पर ये गए तो आप लोग देख पाओगे मेंशन किया गया है, जैसे कि गुजरात गए, ठीक है। गुजरात में आप देख पाओगे जो हमारे गौतम अडानी साहब है उनके साथ डिस्कशन किया गया, उनके साथ यहाँ पर बातचीत की गई है जहाँ पर क्लाइमेट और सस्टेनेबल एजेंडा को सपोर्ट किया गया है। साथ ही साथ फोकस किया गया है रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर, ग्रीन एनर्जी के ऊपर, ठीक है। मतलब ऑब्वियस सी बात वही है कि पोल्यूशन को हम लोग कैसे कम कर सकते हैं, साथ ही साथ यहाँ पर नई एनर्जी की तरफ कैसे बढ़ सकते हैं उसके ऊपर फोकस किया गया है। देन उसके बाद आप लोग यहाँ पर देख पाओगे इधर से उधर इन्होंने ट्रैवल किया है, ठीक है। अब ट्रैवलिंग करी है अलग अलग जगह पर, वही चीज़ें बार बार यहाँ पे मेंशन की गई है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जहाँ जहाँ पर डिस्कशन हुआ है वो बातें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। देन उसके बाद एक चीज़ और आप लोग को यहाँ पर देखने को मिलेगी। फिर ये पहुँचे वडोदरा में यहाँ पर एक नई फैक्ट्री में विजिट करें और वो नई फैक्ट्री यूके बेस्ड जेसीबी कंपनी की फैक्ट्री आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। और वहाँ पर उस फैक्ट्री का उन्होंने उद्घाटन भी किया है, ठीक है। अब आप लोग इसी पिक्चर को देख पा रहे होंगे ऊपर जिसमें यहाँ पर जेसीबी दिख रहा है, तो उद्घाटन किया है और साथ ही साथ यहाँ पर इस प्रकार से पिक्चर क्लिक करी और ये पिक्चर जो है काफ़ी तेज़ी से वायरल होती हुई नज़र आई है। क्वेश्चन ये है, जेसीबी आपको देखने को मिलेगा, ये यूके की कंपनी है, जोसेफ सारेल बैम्फोर्ड यहाँ पे इसका नाम है जेसीबी का, ये तो आपको पता होगा, है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पे क्या हुआ, जब इन्होंने ये फ़ोटो क्लिक करी, ये फ़ोटो यहाँ पर ट्रेंड होने लगी कल बहुत ज़्यादा। इनफैक्ट यहाँ पर बहुत सारे लोग इनको फिर ट्रोल भी करने लगे, बहुत सारे लोग यहाँ पर इनके अगेंस्ट में पहुँच गए कि इनको पता होना चाहिए था कंट्री के अंदर क्या चल रहा है। अब कंट्री के अंदर क्या चल रहा है वो तो आपको पता है। देखो दिल्ली के अंदर, खासकर जहांगीरपुरी के अंदर आपको पता होगा बहुत सारा एरिया जो है आज के टाइम पर वो तोड़ा जा रहा है। एग्जैक्टली अगर मैं बात करूं तो देखो बहुत सारी शॉप्स, बहुत सारी दुकानें हैं, जो दुकानें बनी हुई थी लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर कुछ एरिया है जो कि गवर्नमेंट एरिया है, ठीक है, जहाँ पर आप कह सकते हो दुकानें आगे बढ़ा रखी हैं। होता नहीं ऐसे दुकानें आगे बढ़ा ली जाती हैं, कुछ यहाँ पे एरिया देखने को मिलता है तो वहाँ पे दुकानें आगे बढ़ा ली गई हैं, लेकिन वो गवर्नमेंट एरिया देखने को मिलेगा तो वहाँ से वो दुकानें हटाई जा रही हैं, वहाँ पर वो तोड़ा जा रहा है, ठीक है। कुछ जगह पर ऐसे देखने को मिला है कि पूरी प्लेसेस वही गवर्नमेंट प्लेसेस है जहाँ पर वो शॉप्स वगैरह डेवलप की गई हैं, तो वहाँ पर आप कह सकते हो उस एरिया को खाली किया जा रहा है। तो इसी वजह से यहाँ पर ये जेसीबी काफ़ी चर्चा में आया, ठीक है। और यहाँ पे आप देख पाओगे जब इन्होंने ये फ़ोटो डाला तो इसकी वजह से यहाँ पर इनको भी काफ़ी हद तक परेशानी हुई। इनफैक्ट यूके की साइड से, दिल्ली की साइड से, इंडिया की साइड से बहुत सारे यहाँ पर ट्रोलिंग फेस करी है। इनफैक्ट कहना ये था कि भाई इनको पता होना चाहिए था, इनको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए थी कि कंट्री के अंदर क्या क्या सिचुएशन देखने को मिल रही है, उसके बाद ही यहाँ पर इस प्रकार का पिक्चर डालना चाहिए था। क्लियर हुआ। बाकी यहाँ पर अभी देखो जो इनका फोकस होने वाला है, इनका फोकस ये होने वाला है कि भारत के साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर दूँ, ठीक है। तो यूके का मेजर फोकस ये है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट प्रॉपरली कर लिया जाए जिससे कि यहाँ पर दोनों कंट्रीज़ को फ़ायदा होता हुआ नजर आए। अब मैं आपको थोड़ा सा व्यापार को लेकर दोनों कंट्रीज़ के रिलेशंस को बता देता हूँ। अलग से कुछ पॉइंट्स मेंशन किए गए हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं, अपने नोट्स में आप लोग इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। तो देखो इंडिया और यूके के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर चर्चा बहुत पहले से हो रही है। इनफैक्ट बोला यह जाता है कि 2022 तक हम लोग एंड तक इंडिया और यूके मिलकर एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लेगा जहां पर हम लोग फोकस करेंगे बहुत सारे गुड्स के ऊपर, सर्विसेज के ऊपर कि आपस में एक्सचेंज की जाएंगी। तो ये मेजर फोकस हमारा रहने वाला है। अगर हम लोग देखें इंडिया यूके के ट्रेड के बारे में, पहली चीज़ आपको समझना होगा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है। सिंपल सी बात है, काफ़ी बार हमने समझा है, हालांकि काफ़ी दिनों बाद ये आर्टिकल चर्चा में आया है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के अंदर होता है कि दो कंट्रीज़ आपस में व्यापार कर रही हैं। अब ऑब्वियस सी बात है, व्यापार कर रही हैं, गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है, तो उसके बेसिस पर काफ़ी सारे एक्स्ट्रा चार्जेस, ड्यूटीज़ वगैरह लगाई जाती हैं, ठीक है, टैरिफ्स, कोटा, ये सारी चीज़ें लगा दी जाती हैं। अब जब एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लेती है तो उस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में क्या होगा, जो एक्स्ट्रा चार्जेस, टैरिफ, कोटा, ये सारी चीज़ें लगाई जा रही हैं उसके आपके ऊपर छूट मिल जाती है, उन सबको माफ़ कर दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ जो यहाँ पे प्राइसेस के बेसिस पर एक्सपोर्ट हो रहा है वही देखने को मिलेगा, अदरवाइज़ कोई एक्स्ट्रा ड्यूटीज़, चार्जेस वगैरह नहीं लगेंगे और इससे क्या होता है, व्यापार जो है दोनों कंट्रीज़ के बीच में बढ़ता हुआ नज़र आता है।
फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को हम लोग आज के टाइम पर अलग अलग एग्रीमेंट्स की तरह कैटेगराइज करते हैं। आपने सुना होगा कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, ये भी एक तरीके का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट सुना होगा, ये भी एक तरीके का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, ठीक है, तो ध्यान रख सकते हो इसको। फिर उसके बाद इंडिया यूके के व्यापार के रिलेशंस कैसे हैं आखिर, इसको भी जान लो। देखो इंडिया यूके दोनों आपको डेमोक्रेसीज देखने को मिल जाएंगी, ठीक है, दोनों का यहाँ पर अंदर एक तरीके से कल्चर को लेकर एक बहुत बड़ा रोल, बहुत बड़ा कोऑपरेशन आपको देखने को मिल जाता है दोनों कंट्रीज़ के बीच में। भारत के बहुत सारे लोग आज के टाइम पर यूके में रहते हैं, आपको पता ही है। देन अब यहाँ पे मेंशन करते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ों को, जैसे जब हम लोग बात करते हैं G20 कंट्रीज़ की, तो G20 कंट्रीज़ में यूके भी एक मेंबर है और साथ ही साथ यहाँ पर भारत भी है। मतलब यहाँ पे ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज़ हैं जिसमें इंडिया और यूके दोनों मेंबर हैं। तो यूके यहाँ पर पूरे G20 कंट्री में से एक वन ऑफ द लार्जेस्ट इन्वेस्टर निकल कर आता है, जो कि भारत के अंदर सबसे ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करता है। क्लियर हुआ। अब यहाँ पे बोला गया जो ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है इंडिया यूके के बीच में, इसका इंपॉर्टेंस क्या रहने वाला है। देखो इंपॉर्टेंस ये रहेगा, ऑब्वियस ही बात है, गुड्स का एक्सपोर्ट ज़्यादा बढ़ेगा, है ना, सर्विसेज का एक्सपोर्ट ज़्यादा बढ़ेगा। भारत तो यहाँ पे गुड्स और सर्विसेज दोनों के अंदर यहाँ पे आप कह सकते हो कि भारत को हेल्प मिलती हुई नजर आएगी। अगर हम लोग बात करें व्यापार के बारे में, तो इससे क्या होगा, जो यूके है वो अपने एक्सपोर्ट को बढ़ा सकता है, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर आप देख पाओगे हम लोग भी जो है अपने एक्सपोर्ट को बढ़ा सकते हैं। ऐसा नहीं है एक तरफ से एक्सपोर्ट होगा, हम लोग भी अपने एक्सपोर्ट को बढ़ा सकते हैं। यूके हम लोग को टेक्सटाइल, लेदर गुड्स, फुटवेयर देगा, तो हम लोग यहाँ पे अपने मैरिन प्रोडक्ट्स को यहाँ पे पहुँचा सकते हैं यूके के अंदर में। उसके साथ साथ यहाँ पे और बताया गया, देखो सर्विसेज के मामले में इंडिया बहुत आगे है। इंडिया के अंदर आपको पता होगा सर्विस सेक्टर सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथन सेक्टर देखने को मिलता है। जब भी हम लोग इकॉनमी के अंदर बात करते हैं तो 3 सेक्टर्स पढ़ते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। तो प्राइमरी सेकेंडरी के बाद जो टर्शरी सेक्टर है यही सर्विस सेक्टर कहलाता है, और इंडिया यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्गर है। इंडिया के पास यहाँ पे डॉक्टर्स, लॉयर्स, ऐसे बहुत सारे यहाँ पे सर्विस वाले लोग देखने को मिलेंगे। तो भारत यहाँ पे हमेशा जब भी एक अग्रीमेंट करता है कंट्री के साथ में गुड्स को लेकर, तो वहाँ पे सर्विसेज के ऊपर भी फोकस करता है कि हम लोग जो है अपने कंट्री से लोगों को भेजेंगे उन कंट्रीज़ के अंदर, वहाँ पे जाके वो लोग काम करेंगे, ठीक है। अब ऑब्वियसली बात है, क्वेश्चन दिमाग में आएगा कि वो काम करेंगे तो उससे हमें क्या फ़ायदा होगा। जब वो काम करेंगे तो वहाँ से वो कमा के कुछ पैसे को भेजेंगे, जिसको हम लोग रेमिटेंस बोलते हैं, जिससे कि अगेन यहाँ पे हमारी इनकम के अंदर एक कॉन्ट्रीब्यूशन मिलेगा। क्लियर हुआ। आगे बात करते हैं, तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हो गई। फिर साथ साथ बताया गया कि देखो यूके इंपॉर्टेंट भी है, यूके सपोर्ट करता है इंडिया को काफ़ी सारे मुद्दों के ऊपर, जैसे कि सबसे बड़ा मुद्दा आता है यूएनएससी के अंदर एक परमानेंट सीट का। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में आपको पता होगा, वहाँ पे टोटल 15 मेंबर्स हैं, जिसमें से 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, 10 नॉन परमानेंट मेंबर हैं। 10 नॉन परमानेंट में भारत आज के टाइम पर मेंबर है, लेकिन भारत चाहता है कि हम भी वहाँ पर एक परमानेंट मेंबर बने। तो परमानेंट मेंबर बनने के लिए जो सपोर्ट है वो यूके का हम लोग को मिलता है। साथ ही साथ यहाँ पे इंडिया चाइना के डिस्प्यूट में जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल वाला रीजन आपको देखने को मिलेगा, जहां पर चाइना की तरफ से एग्रेशन बहुत ज़्यादा दिखाया जाता है, इनफैक्ट दिखाया भी गया है, तो यहां पर भी इंडिया की तरफ यूके रहता है। तो ये सारी बातें आप लोग देख पाओगे इंडिया यूके के बारे में। तो आई होप आप लोगों को इस आर्टिकल को भी सही से यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन आप लोग गैदर कर पाए हो और सब कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिल चुकी है। अगले आर्टिकल पर चलते हैं। ना अगला आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, लेकिन उस पर चलने से पहले अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है तो लाइक के बटन पर क्लिक कर दो, सपोर्ट कर लेना ऐसे, ठीक है। यहाँ पर मैं आप लोग को याद दिला देता हूँ वीडियो के बीच में चलते चलते, ठीक है, भूल जाते हैं हम लोग, तो आप लोग लाइक करके सपोर्ट कर सकते हो। जो हमारा डेली बेसिस का टारगेट रहता है उसको अचीव करवा सकते हो। अब इस आर्टिकल को हम लोग GS पेपर 3 एनवायरमेंट से रिलेट कर सकते हैं। बात की गई है जो हमारी एनवायरमेंट मिनिस्ट्री है, यहाँ पे इन्होंने बोला कि देखो हमारे पास एक एडवाइजरी बॉडी ऑफ एक्सपर्ट होना चाहिए, एक बॉडी होनी चाहिए जो कि क्या करे, ह्यूमन और एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को टैकल करे। ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, मतलब मानव और जानवर के बीच में कहीं ना कहीं लड़ाइयाँ हो जाती हैं, कॉन्फ्लिक्ट सा क्रिएट होता है, जिसके अंदर बहुत सारे इंसिडेंसेस देखने को मिलते हैं जहाँ पे इंसान की डेथ हो जाती है, और बहुत सारे इंसिडेंसेस ऐसे भी हैं जहाँ पर इंसान जानवर को मार देता है। तो दोनों ही यहाँ पर आप कह सकते हो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। तो इसके बेसिस पर हमारे पास एक बॉडी होनी चाहिए, एक बॉडी की ज़रूरत है हम लोगों को, ताकि वो मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को देखा है, ऐसा हाउस के पैनल का खुद का कहना है, ठीक है। ये तो हुआ हमारे इस आर्टिकल का कॉन्टेक्स्ट। इसके अलावा इस आर्टिकल में आपको कुछ नहीं मिलेगा, 1% भी नहीं मिलेगा कि हाँ ये चीज़ चलो इंपॉर्टेंट हो जाएगी, बस इतना ही कि हमारे पास एक बॉडी होनी चाहिए। लेकिन इस आर्टिकल का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, आपको पता होना चाहिए एग्जैक्टली ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट क्या है, इसके पीछे के कारण क्या हैं, प्लस यहाँ पे हम लोग कैसे इसको सही कर सकते हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि एक आर्टिकल को आपको 360 डिग्री के अंदर कवर करना है, क्योंकि इसका अगला पिछला सब कुछ यहाँ पर देखते हुए चलना है। तो वो चीज़ें मैं आप लोगों को यहाँ पे कवर करवाता रहता हूँ। तो इस आर्टिकल को मैंने आपको बता दिया कैसे रिलेट करना है GS पेपर 3 से। अब बात करते हैं, देखो ये जो ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट है ये पिछले साल भी चर्चा में था, क्योंकि पिछले साल एक रिपोर्ट आई थी अ फ्यूचर फॉर ऑल करके, जहाँ पे बताया गया ये ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट लगातार इंक्रीज़ हुआ है,
मतलब ये चीज़ कम होने को तो फिर नहीं, मतलब कम तो हुई नहीं, लगातार ये बढ़ती हुई नज़र आई है, ऐसा इस रिपोर्ट ने मेंशन किया। और इसकी वजह से बहुत सारे जानवर को मारा गया है, बहुत सारे जानवर यहाँ पर ख़त्म हुए हैं। लगभग यहाँ पे आप कह सकते हो जो दुनिया भर की वाइल्ड कैट स्पीशीज़ हैं उनके अंदर 75% तक यहाँ पे स्पीशीज़ के ऊपर बहुत बड़ा इफेक्ट देखने को मिला। क्योंकि अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है तो उसमें क्या होता है, इंसान पूरी कोशिश करता है उस जानवर को मार दे अपनी जान बचाने के लिए, और जानवर भी यहाँ पर अपने आप को बचाने के लिए इंसान को मार देता है। तो इस प्रकार की चीज़ें नज़र आती हैं। तो ना केवल वाइल्ड कैट, मतलब ये लेपर्ड वगैरह तो मारे गए हैं, इसके अलावा पोलर बियर, मेडिटेरेनियन मॉन्क सील हो गया, उसके बाद एलिफेंट्स वगैरह की बहुत सारी डेथ हुई है इस ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट के अंदर में, ऐसा इस रिपोर्ट ने बताया। अब ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है ये मैंने आपको बताया दिया ऑलरेडी, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। देखो एक और कॉन्सेप्ट लेते हैं। आज के टाइम पर क्या है, मान लो एक खेत वगैरह है, ठीक है। अब खेत वगैरह है, वहाँ पे फार्मर फार्मिंग वगैरह कर रहा है। अब क्या हुआ, मान लो उसके अंदर एक हाथी घुस गया या फिर एक लेपर्ड घुस गया, तो अपनी वो फसलों को बचाने में लगा हुआ है, और वो फसलें बचाने के लिए वो इंसान क्या कर रहा है, उस जानवर को भगा रहा है। अब क्या हो रहा है, उन दोनों के बीच में एक लड़ाई सी हो रही है, जानवर और इंसान के बीच में, उन दोनों के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो रहा है। अब उस कॉन्फ्लिक्ट में यहाँ पर या तो फिर इंसान बच जाता है या फिर वो जानवर बच जाता है। ये सिनेरियो देखने को मिलता है ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट के अंदर में। आपने लेपर्ड के साथ में ये चीज़ें बहुत देखी होगी कि लेपर्ड को भी बहुत ज़्यादा मार दिया जाता है, ठीक है, क्लियर हुआ। अब बात करते हैं ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट के पीछे के कारण क्या क्या है, ठीक है। इसके पीछे कोई कारण तो होगा, क्यों ये बढ़ रहे हैं, ऐसा रिपोर्ट ने क्यों बताया। तो कारण सबसे पहला ये है कि आज के टाइम पर प्रोटेक्टेड एरियाज़ की काफ़ी ज़्यादा कमी है, ठीक है। अगर हम लोग बात करें जो हमारे मैरीन और टेरिस्ट्रियल प्रोटेक्टेड एरियाज़ है, समुद्र के अंदर और ज़मीन के ऊपर जो भी प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं, वो केवल 9.67% के आसपास आपको देखने को मिल जाएगा। और बताया गया मतलब ये एरियाज़ प्रोटेक्टेड हैं, ठीक है। इसमें यहाँ पर कोई भी ऐसा कंसर्न नहीं देखने को मिलेगा, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन क्या है, आज के टाइम पर ये एरियाज़ की बहुत ज़्यादा कमी है। इसके अलावा बात करोगे, अगर हम लोग बात करें अफ्रीका की, तो 40% जो अफ्रीकन लॉयन आपको देखने को मिलते हैं, या फिर 70% जो अफ्रीकन और एशियन एलिफेंट देखने को मिलते हैं, वो सब प्रोटेक्टेड एरियाज़ के बाहर में है, ठीक है। तो यहाँ पे उनको एक प्रोटेक्शन मिला भी नहीं है। तो आप लोग देख पाओगे कि आज के टाइम पर ये एक सबसे बड़ा कंसर्न बन जाता है कि प्रोटेक्शन वाले एरियाज़ बहुत कम देखने को मिलेंगे। अगर हम लोग बात करें स्पेसिफिकली भारत की, तो भारत के अंदर में भी 35% जो टाइगर रेंजेस हैं वो यहाँ पर प्रोटेक्शन से बाहर आपको देखने को मिल जाते हैं। ये सबसे बड़ा कारण है। और भी इसके पीछे मतलब ये तो एक बड़ा कारण हुआ, इसके साथ साथ और भी छोटे छोटे कारण हैं जो कि आज के टाइम पर लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जैसे दूसरा कारण है अर्बनाइजेशन, शहरीकरण। लोग जो है क्या कर रहे हैं, शहर की तरफ आपको देखने को मिलेगा भाग रहे हैं, या फिर आप कह सकते हो जो एरियाज़ हैं वो उनके अंदर इतना तगड़ा डेवलपमेंट हो रहा है कि वो जो है एरियाज़ को शहर की तरह बना रहे हैं। अगर हम लोग बात करें मॉडर्न टाइम्स में लगातार अर्बनाइजेशन हो रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, लगातार इंडस्ट्रीज सेटअप की जा रही हैं, ठीक है। फॉरेस्ट लैंड को काटा जा रहा है, डिफॉरेस्टेशन यहाँ पर किया जा रहा है। तो इसकी वजह से भी जो जानवरों की रहने की जगह है वो यहाँ पर ख़त्म होती चली जा रही है, जंगल को काट काट के यहाँ पर घर बन रहे हैं। तो ये अपने आप में एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ देखने को मिल जाती है। देन उसके बाद नेक्स्ट कारण है ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क। आप देख पाओगे आज के टाइम पर रोड का कंस्ट्रक्शन कितनी तेज़ी से चल रहा है, रेल नेटवर्क कितनी तेज़ी से बढ़ रहा है। अब रोड की कंस्ट्रक्शन में क्या हो रहा है, यहाँ पे काफ़ी सारे जंगल को बर्बाद कर दिया जा रहा है, वहाँ पे रोड क्रिएट की जा रही है। फिर उसके बाद यहाँ पे आप देख पाओगे रेल नेटवर्क बनाया जा रहा है, लगातार जंगलों से रेल नेटवर्क निकल रहा है। और इसकी वजह से क्या होता है, बहुत सारे जानवरों की जान चली जाती है, एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, ठीक है। आप देख पाओगे ट्रेन के आगे आपने देखा होगा बहुत सारे जानवरों की जान चली जाती है। रेलवे ट्रैक्स पर या फिर रोड्स पर भी बहुत सारे जानवर के एक्सीडेंट हो जाते हैं। वो जो रोड है वो जंगल से निकली हुई है, वो रेलवे ट्रैक यहाँ पर वो फॉरेस्ट वाले एरिया से निकला हुआ है। तो ये लगातार एक्सपेंड हो रही हैं चीज़ें जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा कंसर्न बन जाता है। क्लियर हुआ। फिर उसके बाद अगला कारण देखने को मिलेगा, लगातार ह्यूमन पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है। आप देख पाओगे जनसंख्या लगातार बढ़ रही है। अब जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी ऑब्वियस सी बात है सेटलमेंट के लिए एरिया चाहिए। अब सेटलमेंट के लिए एरिया चाहिए तो क्या कर रहे हैं, जाकर एक तरीके से जंगल वाला एरिया मिल रहा है। अब वो एरिया जो है कट रहा है डायरेक्टली, वहाँ पे फॉरेस्टेशन जो है मतलब वो ख़त्म किया जा रहा है, डिफॉरेस्टेशन चल रहा है, और उसके बाद वहाँ पे घर बनाकर पूरा का पूरा सेटलमेंट बढ़ता चले जा रहा है। या आप देख पाओगे एक अपने आप में कंसर्न देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे कुछ कारण हो गए जिसकी वजह से ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रहा है। इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है तो मैं आपको इम्पैक्ट समझाता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इम्पैक्ट में जब हम लोग बात करते हैं तो मैंने आपको बताया जैसे कि जो लोग हैं वो अपने सेल्फ डिफेंस में या तो जानवर को मार देते हैं या जानवर अपने सेल्फ डिफेंस में इंसान को मार देता है ना, ऐसा सिनेरियो देखने को मिलता है। लेकिन इसी के अंदर क्या होता है, अगर आप कह सकते हो देखो दोनों ही प्रॉब्लम वाली चीज़ें हैं।
और इंसान देखो ज़्यादातर केसेस निकल कर आए ऐसे कि जानवर को मार दिया गया है। अब जानवर को जब मार देते हैं तो उसकी जो प्रजातियां वो लगातार ख़त्म होती चली जाती हैं, ठीक है। आप कह सकते हो कि वो उसकी जो प्रजाति है वो एक टाइम पर एक्सटिंक्शन के पास में आ जाएगी। एक्सटिंक्शन मतलब वो प्रजाति पूरी तरह से विलुप्त हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद मिलेगी नहीं। जैसे एग्जाम्पल लेपर्ड का ले लो, ठीक है, उसकी हंटिंग इतनी हुई है, इतनी ज़्यादा किलिंग हुई है, वो मतलब वो कॉन्सेप्ट अलग है, बट फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे हंटिंग किलिंग हुई है, लेकिन उसके बेसिस पर आप देख पाओगे प्रजातियाँ खत्म हो जाती हैं। अब विलुप्त हो जाती है तो आज के टाइम पर हम लगे पड़े हैं कि लेपर्ड को वापस से कंट्री के अंदर लेकर आया जाए, है ना। तो ये चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। होता क्या है ना, जब एक प्रजाति विलुप्त हो जाती है तो अपने आप में इकोलॉजिकल इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है, वो यहाँ पे अपने आप में एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ देखने को मिल जाती है। देन उसके बाद बात करते हैं लोकल कम्युनिटीज़ के ऊपर काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है इसका। उसके बाद मतलब इंजरीज़ वगैरह देखने को मिलती है, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। उसके बाद सोशल डायनामिक्स के ऊपर एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट आपको देखने को मिल जाता है। जैसे कि यहाँ पर आप कह सकते हो कि जैसे मान लो कोई भी एक कॉन्फ्लिक्ट इवेंट हुआ, इसकी वजह से किसी फार्मर्स को नुकसान हुआ। अब कोई फार्मर को नुकसान हुआ तो फार्मर यहाँ पे ब्लेम करता है सरकार को कि सरकार ने यहाँ पे प्रोटेक्शन नहीं दिया है, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या होता है, सोशली बहुत सारे डायनामिक्स, बहुत सारे चेंजेस हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। ये प्रॉब्लम्स यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। और उसके बाद इंडियन सिनेरियो के अंदर अगर हम लोग बात करें, ये ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट कहाँ पर स्टैंड करता है, तो इंडिया के अंदर भी ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट के जो चैलेंजेस हैं वो लगातार बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। ये यहाँ पे बताया गया क्योंकि इंडिया के अंदर भी लगातार डेवलपमेंट चल रहा है, पॉपुलेशन लगातार इंक्रीज़ हो रही है, डिमांड ज़्यादा है लैंड की, नेचुरल रिसोर्सेज की, तो इसकी वजह से यहाँ पर जंगल वाले एरिया मिल रहे हैं। और इसकी वजह से क्या हो रहा है, जो यहाँ पे जानवरों के लिए जो जगह है, वाइल्ड लाइफ हैबिटेट है, वो ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। ये सारे कंसर्न्स देखने को मिल रहे हैं। देन उसके बाद इंडिया के अंदर बात करें, जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है, इनसे कुछ डेटा लिया गया है। इन्होंने बताया लगभग 500 हाथियों को मार दिया गया है 2014 से 2015 के बीच में, और 2018 से 2019 के बीच, मतलब आप कह सकते हो 2014 से 19 के बीच में लगभग 500 हाथियों को मारा गया है। और ज़्यादातर जो डेथ हुई हैं वो ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट के अंदर ही हुई है, ये हम लोगों ने देखा। तो अपने आप में आप लोग देख पा रहे होंगे, ये अपने आप में काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है और इम्पॉर्टेंट आर्टिकल भी था। आई होप आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा है और अपने एग्ज़ाम के लिए काफ़ी कुछ प्रिपेयर कर लिया है। अगले आर्टिकल पर चलते हैं। नाउ यहाँ पे काफ़ी इंटरेस्टिंग से आर्टिकल हैं। आज काफ़ी सारा मतलब आर्टिकल छोटे छोटे हैं लेकिन बहुत सारी अलग से इन्फॉर्मेशन जानने लायक है, इंपॉर्टेंट डिस्कशन बहुत सारा है। जैसे ऊपर के 2 आर्टिकल बात करते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में। अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में कंसर्न देखने को मिला है। दूसरी तरफ यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को देखो आज के टाइम पर काफ़ी बढ़ावा दे रहे हैं। यहाँ पे क्या है, हमारे जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी साहब, इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया कि देखो एक केस देखने को मिला, जो प्योर इलेक्ट्रिक व्हीकल है या फिर ओकिनावा एंड प्योर इलेक्ट्रिक व्हीकल आपको देखने को मिलेगा। इनसे बोला गया आपने जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बेचे हैं, इनका जो कुछ बैच वगैरह निकला है उसको वापस से रिकॉल करें, वापस से यहाँ पर लेकर आएँ अपने कंपनी के अंदर। क्यों? क्योंकि उनके अंदर काफ़ी सारे एक्सप्लोजन देखने को मिला है, ठीक है। बैटरी एक्सप्लोजन हुआ है, ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पर इन कंपनीज़ को बोला गया कि आप वापस से रिकॉल कर लो। ये आप देख पाओगे गडकरी साहब ने ट्विटर पर लिखा है, कंपनीज में टेक एडवांस एक्शन टू रिकॉल ऑल डिफेक्टिव बैचेस ऑफ व्हीकल्स इमीडिएटली। यानी कि जो भी व्हीकल्स के डिफेक्टिव बैचेस यानी कि डिफेक्टिव वाले व्हीकल्स जो बेचेगा उनको वापस से कंपनी के अंदर बुलाने के बारे में इन्होंने मेंशन किया। क्योंकि इसकी वजह से केस ऐसा भी देखने को मिला जहाँ पर एक इंसिडेंट के अंदर देखने को मिला 80 साल के एक व्यक्ति हैं जिनकी जान चली गई थी जब एक बैटरी एक्सप्लोजन हुआ, वो इलेक्ट्रिक स्कूटर चला रहे थे। तो इस प्रकार के सिनेरियो और ना देखे जाएं, तो ये यहाँ पर इसी वजह से स्टेप उठाएगी कि आप अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को वापस से लेकर आओ और जो डिफेक्टिव पीस है उसको ठीक करो, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन है। देन उसके बाद बराबर में एक और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को ही लेकर इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगी। नीति आयोग ने थर्सडे में एक ड्राफ्ट रिलीज़ किया है और यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी के बारे में, ठीक है। अब क्या है कि मतलब बैटरी के अंदर अदला बदली करने के बारे में यहाँ पर चीज़ें मेंशन करी हैं। ये हम लोग टारगेट कर रहे हैं और हमारा टारगेट ये भी है कि हम लोग देखो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को हम लोग 2 और 3 व्हीलर्स के अंदर भी लेकर आ चुके हैं, तो आपको पता होगा। हालांकि आज के टाइम पर काफ़ी सारे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बिक भी रहे हैं, है ना। अभी उसके ऊपर मैं आऊँगा, डेटा कुछ है वगैरह, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। देन इस पॉलिसी का मेजर मकसद यह है कि हम लोग क्या करें, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए कुछ इंसेंटिव्स जारी करें। उसके अंदर स्वैपेबल बैटरीज होनी चाहिए, मतलब कि यहाँ पर अदला बदली किया जा सके। साथ साथ यहाँ पर जो फर्म्स मैन्युफैक्चर कर रही हैं इन बैटरीज़ को, उनको यहाँ पर सब्सिडीज़ वगैरह दी जाएगी, ठीक है। साथ साथ यहाँ पर आप कह सकते हो कि GST वगैरह के अंदर छूट मिलेगी। तो बेसिकली यहाँ पर स्वैपेबल बैटरीज़ को प्रमोट करने के बारे में चर्चा की जा रही है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर ये बैटरीज़ होंगी। ये जो बैटरी है
ये कहीं ना कहीं यहाँ पर सेफ्टी को इंश्योर करेगी। प्लस यहाँ पे जब बैटरी होगी तो इसको हम लोग अदला बदली आराम से कर सकते हैं, और ये कहीं ना कहीं एक एडवांस फीचर हम लोग को देखने को मिल सकता है हमारे इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर। तो ये यहाँ पर मेंशन किया गया है, ठीक है। तो नीति आयोग का टारगेट है कि हम लोग जो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उनके अंदर बैटरी स्वैपिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो लेकर आएँ। ये मेजर फोकस आपको देखने को मिलेगा। लेकिन आपको पता होगा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आज के टाइम पर कितने इंपॉर्टेंट हो चुके हैं, हम लोग कितना ज़्यादा यहाँ पे फोकस कर रहे हैं, है ना। हम लोग यहाँ पर पूरी तरह से फोकस कर रहे हैं कि जल्द से जल्द हम लोग क्या कर सकें, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर ही यहाँ पर सारा काम कर सकें, इन्हीं का यूज़ कर पाएँ। मैं आपको इसको लेकर कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, आप लोग चाहो तो नोट डाउन कर सकते हो, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमेशा यहाँ पर चांसेस है कि मेंस के अंदर क्वेश्चन तैयार हो जाए। तो इस आर्टिकल को आप लोग जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक्स से भी रिलेट कर सकते हो। अगर हम लोग बात करें इंडिया की, तो इंडिया 5वां लार्जेस्ट कार मार्केट आपको देखने को मिलेगा दुनिया के अंदर। भारत के पास में पूरा पोटेंशियल, पूरा एनर्जी है कि हम लोग यहाँ पर वन ऑफ द टॉप 3 मतलब कंट्री बनकर निकल कर आए आने वाले टाइम पर, फ्यूचर में, ठीक है। तो आने वाले टाइम पर हमारे पास मतलब हम वन ऑफ द टॉप 3 कंट्री के अंदर आ सकते हैं। अभी हम लोग 5वीं लार्जेस्ट कंट्री हैं जो कि कार मार्केट होल्ड करती है दुनिया भर के अंदर। लगभग आज के टाइम पर भारत के अंदर आपको 40 करोड़ के आसपास कस्टमर्स आपको देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। ये यहाँ पर मेंशन किया गया। देन उसके बाद मेंशन किया गया, देखो आपको ध्यान ये भी रखना है कि यहाँ पे सिर्फ व्हीकल की बात नहीं हो रही है। अगर हम लोग व्हीकल को देखें तो उस व्हीकल से, जो नॉर्मल व्हीकल्स आज के टाइम पर यूज़ किए जा रहे हैं, उससे कितना ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है ये आपको पता है, ठीक है। पोल्यूशन के अंदर एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन हमारे ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर का देखने को मिलता है। अब इसी पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए आपको पता होगा बहुत सारे एग्रीमेंट्स वगैरह भी साइन करे गए। पेरिस एग्रीमेंट भी यहाँ पर हुआ है, ठीक है। अब पेरिस एग्रीमेंट के अंदर हमारा फोकस ये था कि हम लोग पोल्यूशन वगैरह को पूरी तरह से ख़त्म कर देंगे, पूरी तरह से कम कर देंगे। भारत के ने बहुत सारे एग्रीमेंट्स को साइन कर रखा है इंटरनेशनल लेवल पर, जहाँ पे हम लोग पोल्यूशन कंट्रोल के बारे में चर्चा करते हैं। तो फोकस ये भी है ना कि हम लोग यहाँ पर ना केवल व्हीकल्स को हम लोग यहाँ पे फोकस करना है, पोल्यूशन को कम किया जाए। अब पोल्यूशन को कम करने के लिए ही एक कॉन्सेप्ट लाया गया इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का, मतलब बैटरीज होंगी, चार्जिंग होगी, तो इससे कोई पोल्यूशन, कोई धुआं हुआ निकल नहीं रहा है, कोई पेट्रोल नहीं जल रहा है, कोई धुआं नहीं निकल रहा है, तो बैटरीज और चार्जिंग के थ्रू यहाँ पर वो काम हो रहा है, तो इससे पोल्यूशन कम हो जाएगा। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और इंडिया के कॉन्सेप्ट के बारे में। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जो कॉन्सेप्ट है वो इसलिए लाया गया भाई, ताकि हम लोग क्लाइमेट चेंज को एक तरीके से कंट्रोल कर सकें, प्लस जो आज के टाइम पर कार्बन एमिशन हो रहा है उसको हम लोग रोक सकें, क्योंकि हमने बड़े बड़े एग्रीमेंट्स कर रखे हैं। प्लस हमारे काफ़ी सारे गोल सेट कर रखे हैं हम लोगों ने कि हमें 2030 तक, 2070 तक कार्बन न्यूट्रल बनना है, ठीक है। 2070 तक यहाँ पे हमारी कंट्री के अंदर बिल्कुल भी कार्बन नहीं होना चाहिए, कार्बन फ्री कंट्री बनना है, पोल्यूशन फ्री कंट्री बनना है। तो ऐसे ऐसे टारगेट्स हैं, उसको हम अचीव तभी कर पाएंगे जब अभी से स्टेप्स उठा पाएंगे। और सबसे बड़ा यहाँ पर एक कॉन्ट्रीब्यूशन ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर का है, तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लाकर हम काफ़ी सारे सुधार कर सकते हैं। देन उसके बाद मेंशन किया गया, यहाँ पे आप देख पाओगे आज के टाइम पर हर 100 कार में से एक कार, या फिर हर 100 कार में से 2 कार आपको देखने को मिलेंगी जो कि आज के टाइम पर इलेक्ट्रिसिटी से चल रही हैं। तो ये यहाँ पर डेटा इंपॉर्टेंट डेटा है। तो ये आप देख पाओगे इंडिया के अंदर, ये आपको देखने को मिलेगा कि 2020 के अंदर जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की सेल है वो काफ़ी बड़ी है, लगभग 2.1 बिलियन तक पहुँच चुकी थी। इतनी कारें, इतनी यहाँ पर व्हीकल्स बिके हैं, ऐसा आप लोग कह सकते हो। तो आज के टाइम पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की आवश्यकता क्यों पड़ गई है? इतनी आवश्यकता इसलिए पड़ गई है क्योंकि देखो पोल्यूशन अपने आप में उच्च स्तर पर जा हो रहा है, और अब जाते जाते क्या हो रहा है, बहुत सारे लोगों की जान भी ले रहा है। और इसी की वजह से यहाँ पे क्या होता है, दुनिया भर में कंसर्न उठता है कि भाई यहाँ पे पोल्यूशन को कंट्रोल करना है। अब पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए अलग अलग कंट्रीज़ ने काफ़ी सारे स्टेप्स उठा रखे हैं। तो भारत भी इलेक्ट्रिक व्हीकल को सपोर्ट करता है। भारत ने तो इनफैक्ट यहाँ पर EV30 कैंपेन चला रखा है, मतलब कि हम लोग 2030 तक अपने कंट्री के अंदर जितने भी व्हीकल्स होंगे, ठीक है, आप कह सकते हो कि उसमें हमारा मकसद ये होने वाला है हम 30% न्यू व्हीकल सेल करें जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होने वाले हैं। तो 30% तक नए व्हीकल्स हम लोग सेल करेंगे, वो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल 2030 तक। ये हमारा फोकस यहाँ पे रहने वाला है। बाकी ग्लासगो समिट हुआ था, आपको पता होगा। ग्लासगो समिट में हम लोगों ने फोकस किया 2030 तक हम लोग कार्बन एमिशन को 1 बिलियन टन से कम कर देंगे। 2070 तक हम लोग नेट ज़ीरो तक पहुँच जाएंगे, कोई भी पोल्यूशन नहीं होगा कंट्री के अंदर। तो वो हम लोग काम अचीव कर सकते हैं, लेकिन वो आराम से हम लोग कर पाएंगे जब यहाँ पे आप कह सकते हो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पूरी तरह से यहाँ पे कंट्री के अंदर आ जाएं। तो देन उसके बाद यहाँ पे देखो, ये तो हमने अच्छी अच्छी बातें पढ़ ली कि भाई इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वाकई में यार बहुत अच्छी चीज़ है, पोल्यूशन को ख़त्म कर देगा, है ना। लेकिन यहाँ पर आप देख पाओगे इसी कॉन्सेप्ट में काफ़ी सारे चैलेंजेस यानी परेशानियाँ भी देखने को मिलती हैं। सबसे बड़ी परेशानी आती है बैटरी मैन्युफैक्चरिंग की, जिसमें भारत काफ़ी कमज़ोर है। अब इलेक्ट्रिक व्हीकल की जान क्या है, उसके लिए मतलब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वही है बैटरी। अब बैटरी के बिना तो चलेगा नहीं वो, है ना, क्योंकि वही चार्ज होगी, वही चलाएगी। बट बैटरी मैन्युफैक्चरिंग में भारत आज के टाइम पर काफ़ी पीछे देखने को मिलेगा, ठीक है। इनफैक्ट यहाँ पे आज के टाइम पर बहुत सारी कंट्रीज़ जो कि बहुत आगे है। अगर हम लोग गवर्नमेंट डेटा के अकॉर्डिंग बात करें तो इंडिया
लगभग आप कह सकते हो इंडिया ने 2021 में $1 बिलियन का लिथियम आयन सेल्स को इंपोर्ट किया था, खरीदा था। लिथियम आयन सेल्स वही हैं जिनको बैटरी के अंदर डाला जाता है, बैटरी उनसे चलती है। आपके फ़ोन में भी जो बैटरी होगी उसको निकालना, उसके पीछे लिखा होगा लिथियम आयन बैटरी, ठीक है। तो आप लोग ये देख पाओगे। फिर साथ साथ बताया गया भाई, एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो गई कि बैटरी मैन्युफैक्चरिंग में हम काफ़ी पीछे हैं। दूसरी प्रॉब्लम देखो, दूसरी प्रॉब्लम है कंज्यूमर रिलेटेड इश्यूज़। 2018 के अंदर यहाँ पे हमने देखा कि इंडिया के पास सिर्फ और सिर्फ 650 चार्जिंग स्टेशन है, सिर्फ 650 चार्जिंग स्टेशन हैं। तो इसको बहुत तेज़ी से बढ़ाना होगा, जो कि आज के टाइम पर बढ़ चुके हैं। ये 2018 का डेटा है। लेकिन जब आप दूसरी कंट्रीज़ को देखोगे तो दूसरे कंट्रीज़ के पास में उस समय पर 5-5 मिलियन चार्जिंग स्टेशंस देखने को मिल रहे थे, ठीक है। तो आप लोग ये देख सकते हो कि मतलब 50 लाख 60 लाख ऐसे ऐसे चार्जिंग स्टेशन थे, जहाँ पे भारत के अंदर सिर्फ और सिर्फ 650 थे। तो ये यहाँ पर एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी, हम लोग को चार्जिंग स्टेशंस की ज़्यादातर रिक्वायरमेंट होने वाली है। क्लियर हुआ। अब आगे बात करते हैं। तीसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या देखने को मिलेगा, सबसे बड़ा चैलेंज है लैक ऑफ टेक्नोलॉजी एंड स्किल्ड लेबर। इंडिया के अंदर आपको टेक्नोलॉजी की थोड़ी सी कमी देखने को मिल सकती है। साथ ही साथ अगर हम लोग बात करें कि यहाँ पे आप देख पाओगे जैसे कि जो स्किल डेवलपमेंट है उसके ऊपर हमें फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया के अंदर जो स्किल्स है खासकर उसकी भी काफ़ी बड़ी कमी आपको देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पे हम लोग काम कर सकते हैं अच्छे से, क्योंकि देखो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की जो इंडस्ट्री है इसके अंदर बैटरीज, सेमीकंडक्टर्स, इन्हीं का ही सबसे बड़ा रोल होता है। और भारत यहाँ पर इन्हीं चीज़ों में मेनली काफ़ी वीक देखने को मिलेगा, बैटरीज़ के मामले में भी और साथ साथ सेमीकंडक्टर्स के मामले में भी। सेमीकंडक्टर्स भी हम लोग बहुत सारा परचेज़ करते हैं, इंपोर्ट करते हैं अलग अलग देशों से। हालांकि रिसेंटली आपको पता होगा प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम जारी करी गई है सेमीकंडक्टर्स के लिए, इसका प्रोडक्शन करेंगे। लेकिन यहाँ पर इन दोनों चीज़ों के ऊपर हमें थोड़ा सा अपने हाथ को और ज़्यादा मजबूत करना होगा अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर के अंदर आगे बढ़ रहे हैं तो। आई होप आप लोग को यहाँ पर इस आर्टिकल से भी बहुत कुछ जानने को मिला है, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपको कवर करवा दी गई है। चलो नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। अगला आर्टिकल और ज़बरदस्त होने वाला है। यहाँ पे बात की गई है, देखो भारत के अंदर काफ़ी सारे राज्यों में कोल का शॉर्टेज यानी कोयले की कमी आपको देखने को मिल रही है। अब ऑब्वियस ही बात है, कोयला नहीं होगा तो वो जलाएंगे, बिजली बनेगी नहीं, मतलब क्योंकि देखो जो बिजली बनती है वो कोयले को जलाकर बनती है पावर प्लांट के अंदर। तो इन राज्यों के अंदर जो पावर शॉर्टेज है वो देखने को मिल रहा है, लगातार लाइट जो है वो कटती हुई नज़र आ रही है। तो अभी यहाँ पे 3 राज्य निकल कर आए जिन्होंने फोकस किया है कि भाई हम लोग चलो कोयले को इंपोर्ट कर लेते हैं, दूसरे कंट्रीज से हम लोग मंगा लेंगे ताकि हमारा जो शॉर्टेज है वो पूरा हो जाए, हम लोग थोड़ा सा सफ़र जो कर रहे हैं आज के टाइम पर वो ना करना पड़े, ठीक है। क्योंकि बिजली काटनी पड़ रही है, कोयले का शॉर्टेज हो रहा है, अब एक टाइम पे शॉर्टेज और ज़्यादा बढ़ जाएगा तो प्रॉब्लम्स और ज़्यादा बढ़ जाएंगी। तो इससे अच्छा फोकस ये किया जाए बाहर से कोयला मंगा लो और फिर उसका यूज़ कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तब तक हम अपने कंट्री के अंदर सिचुएशन थोड़ी सी संभाल लेंगे। तो आखिर हुआ क्या था रीज़न जिसकी वजह से कोयले की कमी पड़ रही है, इसके ऊपर आपने आर्टिकल्स देख लिए होंगे, चाहे हिंदी न्यूज़पेपर्स हो, इंग्लिश न्यूज़पेपर हो, सभी पर ये आर्टिकल कवर हो चुका है। आज से 3 दिन पहले मैंने कवर किया था आपके साथ में। कोई बात नहीं पढ़ा है तो आज मैं आप लोग को फिर से कवर करवा दूंगा। पहली चीज़ अगर हम लोग बात करें तो भारत के अंदर जो 3 स्टेट्स हैं वो कौन कौन से हैं। देखो तीनों स्टेट ने मिलकर फोकस किया कि हम लोग 10.5 मिलियन जो टन कोयला है वो आने वाले महीने के अंदर हम लोग मंगाने वाले हैं अलग अलग जगह से, ठीक है। तो यहाँ पे फोकस देखो पहला ये है महाराष्ट्र की साइड से। महाराष्ट्र ने डिसाइड किया कि हम लोग 8 मिलियन टन जो कोयला है वो मंगाने वाले हैं, और गुजरात ने भी यहाँ पर 1 मिलियन टन के लिए मंगाने के लिए इन्फॉर्मेशन दे दी है। तमिलनाडु भी यहाँ पे फोकस कर रहा है कि तमिलनाडु भी अपना जो 20% का कोल रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पे मंगाने वाला है, लगभग 1.5 मिलियन टन तक का। तो ये कोयले को मंगा रहा है क्योंकि इन स्टेट्स के अंदर प्रॉब्लम्स काफ़ी बढ़ चुकी है। अब क्वेश्चन ये है कि सर ये बताओ प्रॉब्लम क्यों हो रही है कोयले को लेकर, इसके बारे में इन्फॉर्मेशन दो। इन्फॉर्मेशन की अगर हम लोग बात करें, देखो आज के टाइम पर लगातार गर्मी बढ़ रही है। गर्मी बढ़ने की वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पर आप देख पाओगे पावर का कंजम्पशन बढ़ जाता है। ऑब्वियस सी बात है, गर्मी बढ़ रही है, हमें ज़्यादातर हमारे गैजेट्स चल रहे हैं, पंखा भी चल रहा है, कूलर भी चल रहा है, एसी भी चल रहा है, बहुत सारी चीज़ें जो कि चलाई जा रही हैं। अब ऑब्वियस सी बात है इन सब चीज़ों के अंदर पावर का रिक्वायरमेंट है, पावर कंजम्पशन हो रहा है ना। तो टेम्परेचर की वजह से पावर कंजम्पशन बढ़ चुका है आज के टाइम पर लगातार, क्योंकि टेम्परेचर ही बढ़ रहा है। अब क्वेश्चन यह है कि भाई चलो ये तो समझ में आया कि हाँ टेम्परेचर बढ़ रहा है और पावर की रिक्वायरमेंट भी बढ़ चुकी है और बहुत सारी बिजली कंज्यूम हो रही है, ठीक है। अब बात करते हैं कंसर्न क्या, लेकिन इसमें भी दिक्कत क्या है। तो हम बिजली बना सकते हैं ना, कोयले को जलाकर बिजली प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब समझो दिक्कत क्या है। कंसर्न ये है कि बहुत सारे राज्य जैसे कि आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, तेलंगाना, महाराष्ट्र, यहाँ पर कोयले की ही कमी हो चुकी है, कोयले का ही शॉर्टेज हो चुका है। यहाँ पे कोयले के शॉर्टेज की वजह से क्या होगा, पावर आउटेज देखने को मिल रहा है, लाइट वगैरह प्रॉपरली आ नहीं रही है। अब बात करते हैं कि शॉर्टेज आखिरकार क्यों हुआ। तो शॉर्टेज इसलिए हुआ, देखो एक मेजर पॉइंट यह है, बाकी सारे डिटेलिंग पॉइंट मैं आपको आगे कवर करवाऊंगा। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, देखो जब भी कोई राज्य होता है, स्टेट जो है, स्टेट के अंदर एक जनरेशन कंपनी आपको देखने को मिलेगी।
ठीक है, सॉरी, मतलब कि एक आपको कंपनी देखने को मिलती है पावर जनरेशन कंपनी, जो कि बिजली को बना रही है, जिसको हम लोग जेनकोस बोलते हैं। जेनकोस ध्यान रखना, आगे ये टर्म आता रहेगा। तो पावर जनरेट वाली करने वाली जो कंपनीज़ हैं, उनके पास ही कोयला ख़त्म हो गया, तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है बिजली तो कम फिर आएगी। अब ख़त्म होने के पीछे का रीज़न ये है, देखो नॉर्मली क्या होता है, मान लो एक पावर प्लांट है और उस पावर प्लांट के अंदर कोयले का जलाकर बिजली बन रहा है। उस पावर प्लांट को क्या करना होता है, अपने 26 दिन का कोयला का स्टॉक मेंटेन करके चलना होता है। मतलब कि अगर कोई प्रॉब्लम आती है तब भी उसके पास 26 दिन का कोयला तो है भाई, वो काम कर लेगा अपना 26 दिन तक। लेकिन क्या हुआ, आज के टाइम पर यही स्टॉक कम हो चुका है। बहुत सारी जगह पर ये स्टॉक बहुत कम होकर कुछ ही टाइम का बचा है। ये आप लोग देख पाओगे, ये काफ़ी बड़ा कंसर्न देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट बताया गया कि बहुत सारे जो पावर प्लांट्स हैं, पिट हेड और नॉन पिट हेड, आपको ध्यान रखना है, पिट हेड पावर प्लांट्स वो होते हैं जो कोयले की खदान के पास में होते हैं, और नॉन पिट हेड पावर प्लांट्स वो होते हैं जो कि कोयले की खदान से 1500 किलोमीटर दूर होते हैं, बहुत दूर होते हैं। तो परेशानी आज के टाइम पर यह आ रही है कि भाई आप लोग देख पाओगे कि ज़्यादातर जो प्लांट्स है, जैसे कि अगर हम लोग बात करें 97 जो पावर प्लांट्स है 173 में से, वहाँ पे प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही है। वहाँ पर कोयले का स्टॉक जो है वो ख़त्म हुआ है। इनफैक्ट यहाँ पे बताया गया अपने नॉर्मल सिचुएशन से बहुत ज़्यादा डाउन पहुँच चुका है कोयले का स्टॉक। ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। अब क्वेश्चन यह है कि भाई कारण क्या है, मतलब क्यों कम हो रहा है स्टॉक। तो कारण यहाँ पे एक आपको ये भी देखने को मिलेगा कि देखो, सबसे बड़ा रीज़न आपको ये भी देखने को मिल सकता है कि रेलवे जो है, रेलवे रैक की बहुत बड़ी कमी देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, हमारी मालगाड़ियाँ वो भी कोयले को ढोती हैं, आपने देखा होगा, तो इनकी काफ़ी बड़ी कमी पड़ रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन प्रॉपरली नहीं हो पा रहा है। दूसरा रीज़न आप देख पाओगे, जो स्टेट की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, देखो होता क्या है, जो है बिजली वो बनती है, वो जनरेट करने वाली कंपनी अलग है, जेनकोस, ठीक है, पावर जनरेटिंग कंपनीज, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था। अब क्या हो रहा है, इनसे बिजली को खरीदता कौन है, स्टेट की पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी डिस्कॉम्स। अब ये डिस्कॉम क्या करता है, बिजली खरीद कर ये हमारे घर तक पहुंचाता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है। अब क्या हुआ, जब इसने बिजली खरीदी तो इसको पैसा देना होगा, लेकिन क्या हुआ, स्टेट्स ने काफ़ी सारा पैसा इनका ड्यू चल रहा है, मतलब पावर जनरेटिंग कंपनीज़ के पास में काफ़ी सारा पैसा अभी तक आया नहीं है, पहुंचा नहीं है, काफ़ी सारा पैसा डिले चल रहा है। तो ये यहाँ पर अपने आप में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। अब इनके पास पैसा नहीं होगा तो बाकी प्रोडक्शन कैसे करेंगे, ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं। कोविड-19 के टाइम पर भी यही देखने को मिला था। कोविड-19 के टाइम की अगर हम लोग बात करें तो राज्य सरकारों के पास में फंडिंग की कमी पड़ी, ठीक है, फाइनेंस काफ़ी वीक हुआ, जिसकी वजह से यहाँ पर अगेन वही वाली प्रॉब्लम देखने को मिल रही है कि जो पावर जनरेटिंग कंपनीज़ हैं उनके पास यहाँ पे प्रॉपरली पैसा आ नहीं पाया, है ना। तो ये प्रॉब्लम्स यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। बाकी मैंने आपको कोयले के शॉर्टेज के बारे में बता दिया। उसके साथ साथ यहाँ पर एक चीज़ और देखने को मिलेगी, एक कारण ये भी है कि आज के टाइम पे हमने प्रोडक्शन काफ़ी कम कर दिया है। अगर हम 2015-16 में देखें तो 2015-16 तक हमने बम्पर प्रोडक्शन किया था, बहुत सारा कोयला प्रोड्यूस किया था। उसके बाद प्रोडक्शन लगातार कम होता हुआ चला गया है। ये अभी अपने आप में एक प्रॉब्लम देखने को मिल जाती है। क्लियर हुआ, ये सारी बातें आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी। फिर उसके बाद हमारी केंद्र सरकार का फोकस ये है कि भाई हम लोग ट्रांसपोर्टेशन को बढ़ाएं और फोकस करें, और हम लोगों ने अभी टोलिंग फैसिलिटी को जारी कर दिया है, मतलब कि कोयला एक स्टेट के अंदर अवेलेबल है वहाँ पे, तो ठीक है, वहाँ पे कोई दूसरा पावर प्लांट है वो भी यहाँ पे यूज़ कर पाए, ये ऊपर फोकस किया गया है ताकि हम लोग इस सिचुएशन को थोड़ा सा संभाल सकें। बट एक चीज़ और ध्यान रखना, ये तो हमने कोयले के बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन है पढ़ ली और करंट इशू पढ़ लिया, इंपॉर्टेंट था, ठीक है, आई होप आपको काफ़ी कुछ जानने को मिला, सब इंपॉर्टेंट था। अब एक क्वेश्चन भी है जो कि यूपीएससी ने 2019 में पूछा था। क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे अच्छे से पढ़ना, और मतलब एक झटके में आप इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व करने वाले हो। देखो यहाँ पे मेंशन किया गया है, जो कोल सेक्टर है, कोल सेक्टर को नेशनलाइज किया गया था हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू अंडर द इंदिरा गांधी। और दूसरा यहाँ पर इसका पॉइंट दिया गया है, जो आज के टाइम पर जो कोल ब्लॉक्स हैं वो अलोकेट करे गए हैं टू द लॉटरी बेसिस, ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट ये है कोयले को लेकर। और तीसरा स्टेटमेंट दिया गया कि अभी तक इंडिया जो है कोयले को मतलब इंपोर्ट करता था, बट अब इंडिया सेल्फ सफिशिएंट हो चुका है कोयल प्रोडक्शन के अंदर, अब भारत यहाँ पे कोई भी इंपोर्ट नहीं करता है। ये यहाँ पर 3 स्टेटमेंट दिए गए। तो अभी तो हमने इंपोर्ट के बारे में पढ़ लिया कि भाई बहुत सारे राज्य इंपोर्ट करने वाले हैं, मंगाने वाले हैं। तो तीसरा वाला स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत हो गया, है ना, आपके हिसाब से कि भाई स्टेटमेंट तो ये वाला गलत है, हमें तीनों में से करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तीसरा वाला तो गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे बोला गया भारत सेल्फ सफिशिएंट हो गया है, भारत इंपोर्ट नहीं कर रहा है, लेकिन आपने ऊपर पढ़ा कि भारत अभी इंपोर्ट कर रहा है, तो तीसरा वाला गलत हो गया। अब हम लोग ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन में बताया कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, 1 ओनली, 2 एंड 3 ओनली, 3 ओनली, 1 2 एंड 3 ओनली। तो हमने देखा भाई तीसरा वाला तो गलत है ना, तो तीसरा वाला ऑप्शन इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी है और इसके अंदर भी है। तो सिंपल सा यहाँ पर आंसर क्या हो गया, हमारा 1 हो गया, ठीक है। तो आई होप आप लोग को यहाँ पर ये क्लियर हो चुका है। तो ये क्वेश्चन था सिंपल सा, आई होप आप लोग सॉल्व कर चुके। आगे चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ।
नेक्स्ट हम लोग एडिटोरियल डिस्कशन पर आएंगे। एडिटोरियल को कवर करेंगे। यहाँ पे यूके रवांडा असाइलम के बारे में चर्चा की गई है। यहाँ पे बात की गई है सोलोमन आइलैंड्स के बारे में, ऊपर वाले आर्टिकल में चर्चा की गई है। वही यहाँ पर जो हाउस वगैरह तोड़े गए उसके बारे में तो कुछ इन्फॉर्मेशन है मैं आप लोग को देने वाला हूँ इन एडिटोरियल्स के रिगार्डिंग। उसके बाद आज फ्राइडे है, फ्राइडे में यहाँ पर एक इंटरव्यू आता है, आप देख पाओगे 2 व्यक्तियों के बीच का इंटरव्यू है। चाहो तो इसको रीड कर सकते हो या फिर स्किप भी कर सकते हो। उसके बाद हमारे पास एक डेटा यहाँ पे आता है, डेटा पॉइंट को देखेंगे, इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट है, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है। देन उसके बाद आज टेक्स्ट और कॉन्टेक्स्ट में कुछ भी डिस्कस करने लायक नहीं है, ठीक है। तो आप लोग टेक्स्ट और कॉन्टेक्स्ट को पूरी तरह से स्किप कर सकते हो। पहले डेटा पॉइंट को कवर करते हैं। यहाँ पे आपको ये जो डेटा पॉइंट दिख रहा है ये बात करता है हमारे वीट एक्सपोर्ट के बारे में। देखो हम लोग आज के टाइम पर फोकस ये कर रहे हैं कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीट को एक्सपोर्ट करेंगे। रशिया यूक्रेन के बीच में विवाद हुआ, ठीक है। रशिया यूक्रेन सबसे बड़े वीट के प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर भी हैं। अब विवाद की वजह से भारत के पास अपॉर्चुनिटी है कि भारत बहुत सारा वीट को एक्सपोर्ट कर सकता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि भारत में खुद वीट एक्सपोर्ट के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही हैं। वो प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं उसको डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले अपना मीन्स का क्वेश्चन लिख लो आज का। देखो 22 अप्रैल 2022 का जो मीन्स का क्वेश्चन है वो क्या है, आपको डिस्कस करना है, डिस्कस द सोलर एनर्जी पोटेंशियल ऑफ इंडिया। भारत के अंदर जो सोलर एनर्जी का कॉन्सेप्ट है वो क्या है, भारत के पास कितनी कैपेसिटी है और भारत ने यहाँ पर क्या क्या किया है सोलर एनर्जी को लेकर। फिर दूसरा यहाँ पर इसी आगे एक और पॉइंट ऐड किया गया है। इसके साथ साथ आपको डिस्कस ये भी करना है कि सोलर एनर्जी के मामले में इस इंडस्ट्री में भारत को क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं। उसके बाद ये भी बताना है कि भारत सरकार ने क्या क्या स्टेप्स उठाए हैं उन चैलेंजेस को टैकल करने के लिए। तो एक इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, हमने रिसेंटली काफ़ी डिटेल से कवर किया है। आपको पता होगा मैंने सोलर एनर्जी के बारे में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को कवर करवाई है। एक डिटेल से एडिटोरियल डिस्कस किया था इंडियन एक्सप्रेस का अपने करंट अफेयर के वीडियो में। तो सारे पॉइंट्स यहाँ पर लिखने हैं, आपको लिखना और फिर उसके बाद करना क्या है, करना यह है कि आपको टेलीग्राम पर जाना है, सर्च बॉक्स में टाइप करना है दीपक यादव एजुकेशन आंसर राइटिंग। आपको चैनल मिलेगा, उस पर आप क्लिक करोगे, आपको वहाँ पे क्वेश्चन मिलेगा, क्वेश्चन के नीचे कमेंट लिखा हुआ रहेगा, उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे वहाँ पे आप लोग अपने फ़ोटोज़ वगैरह सेंड कर पाओगे। तो मतलब कि आपको आंसर लिख लेना है, फिर उसके बाद उसका पिक्चर क्लिक करके वहाँ पे सेंड कर देना है। बहुत सारे लोग और भी हैं रोज़ाना आंसर लिख रहे हैं डेली बेसिस पर और एक दूसरे का आंसर रिव्यू भी कर रहे हैं, तो आपको डेली बेसिस पर बहुत ज़्यादा हेल्प भी मिल जाती है। चलो अब आर्टिकल पर आते हैं। आर्टिकल में मेंशन किया गया कि भाई भारत आज के टाइम पर देख रहा है कि भाई हम लोग एक्सपोर्ट कर सकते हैं, हम लोग इस साल अपने गेहूं को बहुत सारा बेच सकते हैं, हमें काफ़ी हेल्प मिल सकती है। लेकिन दिक्कत यह है कि भारत में खुद काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलेगी। सबसे पहली बात यहाँ पर देख पाओगे 4 ग्राफ्स दिए गए, मैं आपको एक एक करके समझाता हूँ। पहला ग्राफ यहाँ पे मेंशन करता है वीट अराइवल्स के बारे में। ये चार्ट ये बोलता है कि भाई अब की बार जो पंजाब की मंडीज़ हैं उनके अंदर वीट की काफ़ी बड़ी कमी देखने को मिलेगी, ठीक है। इनफैक्ट आप लोग ये देख पा रहे होंगे जो ये ऑरेंज वाला ग्राफ है 2022 का है और ये ब्लू वाला ग्राफ 2021 का, आपको ये लाइन देखने को मिलेगी। यहाँ पे बताया गया 2021 के फर्स्ट 20 डेज़ में अगर हम लोग बात करें और 2022 के सेशन में फर्स्ट 20 डेज़ की बात करें तो इस पीरियड में हमने देखा 73 लाख मैट्रिक टन जो वीट है वो यहाँ पे 2022 में पहुँचा है और ये 2021 में जो मंडी में गेहूँ पहुँचा था वो था 92.4 लाख। तो एक तरीके से आप कह सकते हो 2021 के कंपैरिजन में 2022 में यहाँ पे वीट कम पहुँचा है मंडी के अंदर। ये यहाँ पे एक प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगा। इसके पीछे का रीज़न है हीट वेव, जो यहाँ पे टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा है, वो एक प्रॉब्लम यहाँ पे बताई गई है जिसकी वजह से आज के टाइम पर मंडियों के अंदर गेहूँ कम पहुँचा, ठीक है। दूसरा यहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा राइजिंग प्राइसेस। ये चार्ट दिखाता है कि भाई आज के टाइम पर होलसेल इन्फ्लेशन बढ़ चुका है। होलसेल इन्फ्लेशन के साथ साथ जो कंज्यूमर इन्फ्लेशन है, ठीक है, आटे वगैरह का वो भी काफ़ी बढ़ चुका है। आप लोग देख पाओगे दोनों ही महंगाई काफ़ी बढ़ चुकी है। होलसेल क्रॉस कर चुका है 14% और रिटेल क्रॉस कर चुका है 7%। तो यहाँ पे आप देख पाओगे अगेन ये देखने को मिल रहा है कि जो महंगाई है वो बढ़ चुकी है, इसका भी एक असर आप लोग देख पाओगे, ठीक है, कि जो गेहूं के प्राइसेस है वो लगातार इंक्रीज़ हुए हैं। तो दूसरी प्रॉब्लम ये देखने को मिल जाएगी। तीसरी प्रॉब्लम यहाँ पर आज के टाइम पर प्रोडक्शन में क्या है, तीसरी प्रॉब्लम है टेम्परेचर। ये जो मैप है ये दिखाता है कि पूरे पंजाब में जो टेम्परेचर है 8 अप्रैल से 14 अप्रैल के बीच में ये बहुत ज़्यादा हाई रहा है। इनफैक्ट एक्चुअल जो टेम्परेचर देखने को मिला है बहुत सारी जगह पर वो 40 डिग्री सेल्सियस का यहाँ पर देखने को मिला है। आप लोग देख पाओगे अप्रैल के मंथ का ये डेटा बताया गया, ठीक है। तो ये यहाँ पे मेंशन किया गया कि भाई टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, इसकी वजह से प्रॉब्लम्स आ रही हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया है जो क्रॉप की कटिंग एक्सपेरिमेंट्स होते हैं वहाँ पे हमने देखा कि जो गर्मी पड़ रही है, लगातार एक्सट्रीम हीट पड़ रही है, इसकी वजह से यहाँ पर जो यील्ड है वीट का ये यहाँ पे काफ़ी हद तक डिप हुआ है। वो ये मतलब इसके अंदर भी काफ़ी गिरावट देखने को मिल जाएगी। मतलब कि जो वीट की प्रोडक्टिविटी है वो लास्ट ईयर बहुत थी और आज के टाइम पे कम हो चुकी है। लास्ट ईयर जो वीट की प्रोडक्टिविटी थी वो 19.7 क्विंटल पर एकड़ थी
ये यहाँ पर मेंशन किया गया। और अभी 2022 में ये 18 क्विंटल पर एकड़ बची है, तो यहाँ पे भी आप देख पाओगे प्रोडक्टिविटी भी बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है। तो ये मेंशन किया गया। यहाँ पे बोला गया पंजाब के अंदर देखने को मिला है जो वीट अराइवल है मंडी के अंदर वो 20% से गिरावट में देखने को मिला। एवरेज टेम्परेचर लगातार बढ़ चुका है। उसके बाद यहाँ पे आप देख पाओगे लगातार जो वीट की प्रोडक्टिविटी है वो कम हो चुकी है, ये यहाँ पर मेंशन किया गया। तो वीट एक्सपोर्ट में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती हैं। वो यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्या क्या हो सकती हैं ये यहाँ पे मेंशन किया जा रहा है, ठीक है। तो आई होप आप लोग यहाँ पर इस आर्टिकल को काफ़ी अच्छे से समझ चुके होंगे। देन उसके बाद जो नेक्स्ट एडिटोरियल है वो यहाँ पे लिखा गया है वसुंधरा सरनाथे के थ्रू, ठीक है। अब यहाँ पे इनके बारे में पढ़ सकते हो, पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, जर्नलिस्ट हैं, इन्होंने यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें मेंशन करी हैं। यहाँ पे ये बात करती हैं यूके रवांडा के एसाइलम प्लान के बारे में। आपको पता होगा आज से मैंने 2 दिन पहले इसके बारे में ऑलरेडी डिस्कशन कर लिया है, काफ़ी अच्छे से इसको समझा चुका हूँ, तो ज़्यादा डिटेल में जाऊँगा नहीं, ठीक है। फिलहाल मैं आपको यहाँ पर इसका कॉन्सेप्ट समझा जाऊँगा एग्जैक्टली क्या क्या हो रहा है। तो आपको पता होगा रिसेंटली यूके और रवांडा, यूके भी एक देश है और रवांडा भी एक देश है, दोनों के बीच में एक डील होती है। वो डील क्या होती है इसको हम थोड़ा सा पिक्चर्स के थ्रू समझते हैं। इस आर्टिकल को कवरेज मिलता है बहुत सारी जगह पर। यहाँ पे आप देख पाओगे ये हुआ ऊपर यूके, और यूके से 10,000 किलोमीटर दूर आपको अफ्रीका में देखने को मिलेगा नीचे रवांडा, ठीक है। अब डील क्या होती है इसको समझते हैं। डील में क्या बोला गया, यूके ने ये बोला कि देखो हमारे यहाँ पर बहुत सारे रेफ्यूजीज़ आ रहे हैं, बहुत सारे शरणार्थी जो कि शरण लेने के लिए आते हैं। जैसे कि इंडिया के अंदर आप देख पाओगे जो तिब्बतन पीपल हैं वो यहाँ पे एज अ रेफ्यूजी आपको देखने को मिलेंगे। भारत बहुत रिस्पेक्ट करता है, बहुत सपोर्ट भी करता है तिब्बतन पीपल को, आप लोगों को पता होगा। ऐसे बहुत सारे रेफ्यूजीज़ आपको देखने को मिल जाते हैं। बहुत सारे इलीगल तरीके से रेफ्यूजीज़ हैं और बहुत सारे यहाँ पे लीगली आपको रेफ्यूजीज़ देखने को मिल जाएंगे जो कि शरण लेने आए कंट्री के अंदर में। लेकिन बात करते हैं हम लोग स्पेसिफिकली यूके की, तो यूके ने बोला कि देखो हमारे यहाँ पे भी रेफ्यूजीज़ बहुत सारे हैं और रेफ्यूजीज़ आते हैं। तो इन्होंने रवांडा से ये डील करी कि अगर हमारे यहाँ कोई रेफ्यूजी आता है, कोई शरण लेने आता है, तो हम क्या करेंगे, हम उसके पैकिंग, उसका बोरी बिस्तर तैयार करके रवांडा में उसको छोड़ देंगे। रवांडा जो कि एक लैंडलॉक कंट्री है, लैंडलॉक मतलब चारों तरफ देश हैं, कोई भी समुद्र एक तरफ भी नहीं देखने को मिल जाएगा, चारों तरफ आपको देश ही देश देखने को मिलेंगे। तो यूके ने बोला हम आप ही कंट्री के अंदर उस व्यक्ति को भेज देंगे और क्या होगा, आपको उसको वापस नहीं निकलने देना है, वापस यहाँ पे यूके में नहीं भेजना है, ठीक है। तो ये यहाँ पर यूके ने डील करी है। यूके ने यहाँ पर ये डील करी है कि भाई इसके बदले हम आपको पैसा देंगे। तो रवांडा को यहाँ पे पैसा भी दिया गया और ये डील भी करी गई। और इसमें क्या होगा, जो भी आप कह सकते हो कि यूके में शरण लेने जाएगा तो यूके यहाँ पर उसका बोरी बिस्तर तैयार करके एक टिकट कटाकर भेज देगा रवांडा में, और रवांडा उसको पकड़ के रखेगा। रवांडा का काम क्या होगा, उसको वापस से यूके ना जाने दिया जाए। तो ये यहाँ पर बताया गया। अब इसको लेकर बहुत ज़्यादा आलोचना हो रही है, बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो विवाद में आ चुका है यूके के ऊपर इल्ज़ाम लग रहा है कि भाई यहाँ पे तो सीधा सीधा ह्यूमन राइट्स का वोलेशन कर रहे हैं। कोई इंसान क्या इनके यहाँ शरण लेना है, ये यहाँ पर उठा के भेज दे रहे हैं रवांडा में, ठीक है। वहाँ पे और ज़्यादा हालात ख़राब हैं। यहाँ पे एग्जैक्टली आप देख पाओगे, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं करेंटली यूक्रेन का, तो रशिया यूक्रेन के बीच में डिस्प्यूट चला। अब यूक्रेन एक डेवलप्ड कंट्री है, अच्छे खासे यहाँ पे लोग थे। अब यहाँ से वो निकले, वो सोचे चलो यूके में हम लोग यहाँ पे रेफ्यूजी चले जाएंगे, वहाँ पे शरण ले लेंगे। अब वो यूके पहुँचे तो क्या पता चला कि वहाँ से उठा के उनको रवांडा भेज दिया गया। अच्छा खासा एक डेवलप्ड कंट्री के लोग थे, अब यहाँ पे सिचुएशन रवांडा में और ज़्यादा ख़राब है, वहाँ पे भेज दिया गया है। तो कहीं ना कहीं ह्यूमन राइट का वोलेशन हो रहा है। और यही यहाँ पर ऑथर ने भी टारगेट किया कि भाई यहाँ पर ये जो डील है इसमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं, कि पता नहीं किस प्रकार की डील की गई है। ऐसी डील पहले ऑस्ट्रेलिया भी कर चुका है, इजराइल भी कर चुका है, उसके बारे में भी ऑथर ने मेंशन किया है, वो आगे मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। बट अभी और क्या क्या इसके अंदर है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे बताया गया कौन कौन रवांडा में भेजा जाएगा। तो आप देख पाओगे ज़्यादातर लोग जो कि यूके में इलीगल तरीके से एंटर कर रहे हैं उनको उठा के रवांडा में भेजा जाएगा, यहाँ पे मेंशन किया गया। और इसके लिए यहाँ पर यूके बहुत सारा पैसा, बहुत सारा फाइनेंशियल सपोर्ट देगा रवांडा को। अब क्वेश्चन यह है, जब यूके से पूछा गया आपने रवांडा को क्यों चूज़ किया, मतलब क्यों चूज़ किया, तो रवांडा को चूज़ करने के पीछे का रीज़न यूके ये बोलता है कि भाई यहाँ पे रवांडा के अंदर एक सेफ़ कंट्री, मतलब रवांडा एक सेफ़ कंट्री देखने को मिलेगी, आराम से लोग रह पाएंगे, ठीक है। इस वजह से यहाँ पर हम लोग रवांडा को चूज़ करें, मतलब अपने आप में बहाने मारने हैं, वो बात अलग है। देन उसके बाद यहाँ पे आप देख पाओगे क्या ये पहली बार हुआ है, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, ऐसे पहले भी काफ़ी सारी कंट्रीज़ डील कर चुकी हैं। इजराइल ने यहाँ पर इसी प्रकार का सिमिलर एग्रीमेंट किया था, रवांडा के साथ में पैसे दे दिए और बोला हम लोग रेफ्यूजी को भेज रहे हैं और वहाँ से निकलने मत देना, वहाँ से वापस इजराइल मत आने देना, ठीक है। ऐसी ऑस्ट्रेलिया ने भी किया था,
ऑस्ट्रेलिया ने यहाँ पर काफ़ी सारे जो है डिटेंशन सेंटर वो बना दिए थे नौरी के अंदर, ठीक है। वहाँ पर ये लोग भेज रहे थे काफ़ी सारे रेफ्यूजी को और बोला कि भाई ऑस्ट्रेलिया वापस मत आने देना। तो ये यहाँ पर ये लोग आज के टाइम पर कर रहे हैं। तो आप खुद इमेजिन कर सकते हो कितनी बड़ी कंट्री है वो, उसकी हरकतें क्या हैं, वो किस प्रकार से अपना काम दिखा रही है। इनफैक्ट यहाँ पे ये सारी चीज़ें ऑफिशियली भी काफ़ी वायरल हुई हैं। ये आप देख पाओगे, ये ट्वीट है गवर्नमेंट ऑफ रवांडा का, ठीक है। अब रवांडा का ट्वीट है जहाँ पे आप देख पाओगे गवर्नमेंट ऑफ रवांडा साइन कर रहा है एक नया पार्टनरशिप यूके के साथ में, जहाँ पे एक अप्रोच रखा गया है कि जो भी इलीगल माइग्रेशन होगा कहाँ पर यूके के अंदर, वो उठा के भेज दिया जाएगा रवांडा के अंदर में, ठीक है। ये चीज़ें यहाँ पर मेंशन की गई हैं। अब इस चीज़ की आलोचना करी गई, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया। यहाँ पर मैंशन किया गया, अगर हम लोग बात करें तो ह्यूमन राइट वॉच ने भी ट्वीट किया है, बताया कि भाई ये तो मानव के हकों के बिल्कुल खिलाफ आपको देखने को मिलेगा, ह्यूमन राइट्स का वॉयलेशन कर रहे हो आप लोग सरासर यहाँ पर सॉरी। यही यहाँ पर ऑथर ने मेंशन किया है कि आज के टाइम पर जो ये करा गया है ना रेफ्यूजी के साथ में, बिल्कुल भी सही नहीं है। यहाँ पे ऑथर मेंशन करते हैं कि दिक्कत क्या क्या है। दिक्कत यह है कि भाई पहली चीज़, आप लोगों ने प्लानिंग ये कर रही है इस हिसाब से कि आप पनिशमेंट दे रहे हो उसको, जो भी आपके यहाँ पर शरण लेने आया है उसको आप पनिशमेंट दे रहे हो, ठीक है। इनफैक्ट यहाँ पर बोला गया कि अगर आप ऐसा कर रहे हो तो कहीं ना कहीं जो रेफ्यूजी कन्वेंशन है 1951 वाला, जो कि इन चीज़ों को रोकने का काम करता है, तो इसका वोलेशन हो रहा है। कि मतलब इंटरनेशनल लेवल पर भी तो बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन देखने को मिलते हैं कि भाई रेफ्यूजी जो भी शरण लेने आ रहा है उसका पूरी तरह से ध्यान रखना है ना। इस कन्वेंशन का बहुत सारा मतलब इस आर्टिकल 31 क्लॉज 1 इसका वॉयलेट होता हुआ नजर आएगा, ये ऑथर ने मेंशन किया। साथ ही साथ ऑथर ने मेंशन किया ये जो प्लानिंग करी है ना इन दोनों ने मिलकर, वो प्लानिंग कहीं ना कहीं जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स का आर्टिकल 41 भी वॉयलेट कर रही है, ठीक है। यहाँ पर मतलब जो मानव के पास में अधिकार हैं वो सारे वॉयलेट होते हुए नजर आ रहे हैं। सेकेंडली यहाँ पर बताया गया कि भाई आप देख पाओगे, आप ऐसी कंट्री भेज रहे हो रवांडा के अंदर, रवांडा जो कि खुद यहाँ पर स्ट्रगल कर रहा है ह्यूमन राइट रिकॉर्ड की वजह से, वहाँ पे भी ह्यूमन राइट वोलेशन बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो आप वहाँ पे ले जाकर इन लोगों को भेज रहे हो, तो अपने आप में ये भी एक प्रॉब्लमेटिक यानी इशू देखने को मिलेगा। तीसरा यहाँ पर मेंशन किया गया, यहाँ पर आप लोग देख पाओगे मेंशन ये किया गया है, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है। देखो ये क्या है ना कि कोई भी गारंटी नहीं है। देखो आपने भेज दिया, चलो ठीक है, अब भेज दिया, आपने बोल भी दिया रवांडा को कि जो है वो व्यक्ति वापस से यूके नहीं पहुंचना चाहिए, लेकिन फिर भी यहाँ पर कोई भी ऐसी गारंटी नहीं है कि जो वो पीपल है वो रवांडा से वापस से दूसरी जगह नहीं पहुंचेगा, ठीक है, दोबारा यूके नहीं पहुंचेगा। अब की बार जब यूके पहुंचेगा ना तो आपके यार कंसर्न बढ़ जाएंगे। अब की बार स्मगलिंग गैंग्स की तरह यहाँ पर आप देख पाओगे चीज़ें बढ़ सकती हैं। इस केस में जो पीपल्स हैं वो स्मगलिंग गैंग्स की तरह यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख पाओगे कि कंसर्न्स काफ़ी हद तक बढ़ सकते हैं, ये यहाँ पे मेंशन किया गया, ठीक है। अब फोर्थ यहाँ पे मेंशन ये किया गया है कि अगर हम लोग देखें तो इसी प्रकार के केसेस और भी देखने को मिले हैं। जैसे रवांडा से जो डील की गई थी अभी यूके की, इसी प्रकार की डील यहाँ पर इजराइल ने की थी। इजराइल ने भी यहाँ पे क्या किया, लगभग 4000 लोगों को एरित्रिया सूडान से यहाँ पे रवांडा में डाल दिया है और बोल दिया कि भाई इनको वापस से वहाँ मत निकलने देना। इसी प्रकार से यहाँ पर आप देख पाओगे क्या मेंशन किया गया कि जो भी यहाँ पे आप कह सकते हो रवांडा में भेजा गया, रवांडा में भेजे, वो कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि प्रॉब्लम बन के निकले। जैसे यहाँ पे मेंशन ये किया गया, वो लोग जिनको रवांडा में भेज दिया गया, इजराइल ने जो 4000 लोगों को रवांडा भेजा, वो लोग वहाँ से निकले और निकलने के बाद वो लोग आप कह सकते हो कि पहुँचे कहाँ पे, यूरोप के अंदर, और खासकर पीपल स्मगलिंग रूट से पहुँचे हैं वो लोग वहाँ पर, एक स्मगलिंग वाले रास्ते से। उसके बाद सिमिलरली यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ऑस्ट्रेलिया वाला केस का। ऑस्ट्रेलिया ने भी यहाँ पर पपुआ न्यू गिनिया के साथ डील करी और वहाँ पे बोला काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवा दी, बोला कि भाई यहाँ पे रेफ्यूजीज़ को आप अपने पास रखना, ठीक है। हालांकि यहाँ पे आप कह सकते हो इसकी भी काफ़ी आलोचना होती है ना। और यहाँ पे आप कह सकते हो 2017 के अंदर काफ़ी तक यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया से बोला जाता है कि आपको ये पे वगैरह करना है, कुछ यहाँ पर पैसा वगैरह पे करता है ऑस्ट्रेलिया, ये आप लोग देख पाओगे। मेंशन ये किया गया कि कहीं ना कहीं इसकी वजह से भी जो प्रॉब्लम्स ये निकल कर आएँ कि लोगों की हेल्थ के ऊपर काफ़ी बड़ा नुकसान पहुँचा, सेक्शुअल अब्यूज़ हो रहा था लोगों के साथ में, चाइल्ड अब्यूज़ हो रहा था। तो इस प्रकार के रिपोर्ट्स बहुत ज़्यादा देखने को मिले, लोग अपने आप को यहाँ पर नुकसान पहुँचाने लग रहे थे। तो इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पर निकल कर आ रही थी, तो अपने आप में काफ़ी बड़ा कंसर्न है। इश्यूज़ ये निकल कर आता है भाई यहाँ पर लोगों के साथ में कैसे बर्ताव करना है, वो यहाँ पर मेन चीज़ यहाँ पे मैटर करती है। क्लियर हुआ? तो आई होप आप लोग यहाँ पर इसको अच्छे से समझ चुके होंगे जो भी इन्फॉर्मेशन है। फिर उसके बाद इधर एग्जैक्टली आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी जो कि ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, जो कि अभी मैंने आप लोगों को पिक्चर के थ्रू समझाया था, ठीक है, यूके रवांडा का जो भी यहाँ पे प्लान है वो। देन उसके बाद अगले एडिटोरियल पर आते हैं।
नेक्स्ट एडिटोरियल यहाँ पे मेंशन किया गया है डेंजर्स डिसेप्शंस के बारे में। आपको पता होगा बहुत सारी जगह पर डिमोलिशन किया जा रहा है, मतलब कि यहाँ पे बहुत सारी जगह पर बुलडोज़र चला के घर वगैरह तोड़े गए। यहाँ पे मध्य प्रदेश के अंदर आपको खारगोन के अंदर देखने को मिलेगा, साथ ही दिल्ली के अंदर आपको जहांगीरपुरी के अंदर देखने को मिलेगा, जो शॉप्स हैं, हाउसेस हैं, उनको तोड़ा गया है। अब क्या है, देखो इसके ऊपर आर्टिकल्स में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन ऑब्वियस ही बात है हम लोग यहाँ पे पॉलिटिक्स में नहीं घुसने वाले, हम लोग यहाँ पर एग्जाम के पर्सपेक्टिव से चीज़ों को कवर करेंगे। ठीक है, नीचे यहाँ पर आप देख पाओगे काफ़ी सारी पॉलिटिकल सिनेरियो आपको देखने को मिल जाएगा, बट यहाँ पे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करते हैं। मैं आपके साथ कौन सा आर्टिकल डिस्कस करने वाला हूँ, जो कि परसों एडिटोरियल के अंदर आया था, जहाँ पे ऑथर ने मेंशन किया था क्या कि भाई जो आज के टाइम पर ये घर वगैरह तोड़े जा रहे हैं, ठीक है, ये कहीं ना कहीं ह्यूमन राइट्स का वायलेशन है। मानव के पास क्या क्या अधिकार हैं घर को लेकर, मैं आपको वो समझाने वाला हूँ। तो आप एग्जाम के पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देख के चलोगे तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पे मेंशन की गई हैं इस आर्टिकल के अंदर, नीचे जो मैं अलग से इन्फॉर्मेशन आप लोग को यहाँ पर दे रहा हूँ। ठीक है, इसको देखते हुए चलना। हालांकि जो रिसेंटली आप कह सकते हो कि हमारी जो रिसेंटली जो आर्टिकल आया था उसी के नोट्स मैंने प्रिपेयर कर दिए, आप लोग चाहो तो लिख सकते हो। यहाँ पे मेंशन किया गया कि भाई रिसेंटली हमने देखा मध्य प्रदेश के अंदर काफ़ी सारा कम्युनल क्लैशेस देखने को मिले। रामनवमी प्रोसेशंस के अंदर बहुत सारे यहाँ पर विवाद देखने को मिले मध्य प्रदेश के खारगोन वाले एरिया के अंदर। वहाँ पे क्या हुआ, बुलडोज़र वगैरह चलाए गए। ठीक है, मतलब कि मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की ने क्या करा, वहाँ पे बुलडोज़र चला दिया उन लोगों के ऊपर जिन्होंने दंगों में हिस्सा लिया था। ठीक है, उनके घर यहाँ पर तोड़ दिए गए। तो यहाँ पे ऑथर मेंशन ये करते हैं कि जो घर तोड़ना है वो बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि लोगों के पास राइट टू हाउसिंग है। यहाँ पे मेंशन किया गया, देखो जो फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 21, ये बेसिकली राइट टू हाउसिंग के बारे में मेंशन करता है। राइट टू हाउसिंग जो है वो हमारा केवल फंडामेंटल राइट ही नहीं है, ये साथ साथ हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट राइट, मतलब इंटरनेशनल लेवल पर भी आप देख पाओगे इसकी काफ़ी हद तक यहाँ पर चर्चा होती है, जिसको भारत ने ऑलरेडी साइन कर रखा है। तो यहाँ पर राइट टू हाउस का वायलेशन हो रहा है, ये बताया गया। साथ साथ जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट है, इसका आर्टिकल 25 वायलेट हो रहा है, क्योंकि इस यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट का आर्टिकल 25 ये बोलता है हर एक व्यक्ति के पास में हक है कि वो अपना जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो प्रॉपरली लेकर रह सके। साथ साथ यहाँ पर उसके पास पूरा हक है अपनी फैमिली के साथ में फूड, क्लॉथिंग, हाउसिंग और मेडिकल केयर के साथ में रहे। तो हाउसिंग यहाँ पर भी देखने को मिल जाती है, इस वजह से यहाँ पर किसी के घर को तोड़ना सही नहीं रहेगा। साथ ही साथ यहाँ पे मेंशन किया गया, उसके साथ साथ जो हमारे पास इंटरनेशनल कॉन्वेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट का आपको ये कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है। इसके अंदर आर्टिकल 11.1 आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पे मेंशन किया गया कि भाई सभी लोगों के पास में हक है कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उनका रह सके, साथ साथ यहाँ पर अपना एडुकेट, फूड, क्लॉथिंग, हाउसिंग ये प्रॉपरली यहाँ पे रह सके। तो अगेन यहाँ पे भी हाउसिंग का कॉन्सेप्ट आया। तो यहाँ पर बेसिकली कहने का पर्पज़ ये है कि लोगों के पास में घर रहने का अधिकार बहुत सारी चीज़ों के अंदर मेंशन किया गया है, तो घर तोड़ना सही नहीं रहेगा। तो अधिकार कहाँ कहाँ पर मेंशन है मैं आप लोग को वो बता रहा हूँ बस। उसके बाद IESCR के अंदर फिर से यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा आर्टिकल 4 के अंदर भी ये चीज़ें मेंशनड है। देन उसके बाद यहाँ पे बताया गया आर्टिकल 12 जो आप लोगों को देखने को मिलता है, यहाँ पर भी मेंशन किया गया भाई हर एक व्यक्ति के पास में राइट है कि वो यहाँ पे अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके किसी इंटरफेरेंस या फिर किसी अटैक से, तो अपने आप को प्रोटेक्शन दे सकता है। ये चीज़ आपको मेंशन देखने को मिल जाती हैं। देन उसके बाद यहाँ पे आप देख पाओगे यही बिल्कुल सेम राइट अंडर द आर्टिकल 17 ऑफ द इंटरनेशनल कॉन्वेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स के अंदर में दिए हुए हैं। मतलब ये सारे हक राइट टू हाउसिंग के वो अलग अलग जगह पर इंटरनेशनल लेवल प्लस यहाँ पर नेशनल लेवल के कानूनों के अंदर देखने को मिल जाते हैं। फिर यहाँ पर आप देख पाओगे बात यही है प्रोटेक्शन अगेंस्ट फोर्स्ड एविक्शन देखने को मिलता है बहुत सारे केसेस में, ज़बरदस्ती यहाँ पर लोगों को घर से बेदखल कर दिया जा रहा है। तो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट ऑफिस के अकॉर्डिंग मेंशन किया गया कि भाई देखो एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है यहाँ पर हाउसिंग का और लोगों को प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। ये जो फोर्स्ड एविक्शन होता है, ज़बरदस्ती घर से बाहर निकाला जाता है, उसके अगेंस्ट में यहाँ पे एक प्रोटेक्शन देता है ह्यूमन राइट ऑफिस। ठीक है, अब तो ह्यूमन राइट ऑफिस का मतलब एक प्रोटेक्शन मिलता है, तो आपको यहाँ पर ये भी ध्यान में रखना चाहिए, ऐसा ऑथर ने बोला है। देन उसके बाद वे फॉरवर्ड में अगर हम लोग बात करें कि क्या हो सकता है, तो रिसेंटली काफ़ी सारे केसेस आपको देखने को मिल जाएंगे। बचन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का, ठीक है, विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान का आपको देखने को मिल जाएगा, पुत्तस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि मेंशन करते हैं कि भाई जो फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे संविधान के अंदर यहाँ पर गारंटीड मेंशन किए गए हैं, ठीक है, इनका वोल्यूशन नहीं होना चाहिए, जो कि इन चीज़ों के ऊपर मेंशन करते हैं। क्लियर हुआ? तो बेसिकली यहाँ पर मेंशन ये किया गया कि भाई जो आज के टाइम पर आपको देखने को मिलेगा सिनेरियो बहुत सारी जगह पर जो हो रहा है, बहुत सारी चर्चा हो रही है इसको लेकर, वो यहाँ पर कहीं ना कहीं वॉलेट करते हैं बहुत सारे राइट्स को। अब ये आर्टिकल कुछ और है, ये जो आर्टिकल मैंने आप लोगों को बताया 2 दिन पहले का एडिटोरियल था, वहाँ पे मैंने डिस्कस किया था, आपको याद होगा। PDF टेलीग्राम पर पड़ा है, वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हो। वही इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है, यहाँ पर कुछ नोट्स के फॉर्म में यहाँ पे प्रोवाइड करवा दिए, जो कि डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। क्लियर हुआ?
बाकी आपको पता होगा ये वाला आर्टिकल जो है ये सोलोमन आइलैंड्स को लेकर है। भाई सोलोमन आइलैंड के पीछे अमेरिका और चाइना पड़े हुए हैं। अभी 2 दिन पहले मैंने फिर से कवर करवाया था। मतलब ये कुछ इश्यूज़ ऐसे हैं जो रिपीटेडली कवर हो रहे हैं, तो इतना फोकस नहीं करना है। जो इंपॉर्टेंट चीज़ होगी डेफिनेटली उसके ऊपर फोकस करेंगे। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें निकल कर आएंगी, जहाँ पर आप लोग कुछ नोट डाउन कर सकोगे, वो चीज़ें आप लोग को यहाँ पर बताई जाएंगी। क्लियर हुआ? अब हम लोग डायरेक्टली चलते हैं अपने एक आर्टिकल की तरफ। वो आर्टिकल कौन सा है तो मैं आप लोग को वो आर्टिकल दिखा देता हूँ। एक सेकेंड रुक जाओ। वो आर्टिकल है ये वाला, आपको पता होगा थंबनेल लगा रखा है ना। थंबनेल के अंदर मैंने ये लगा रखा है किसी का बर्ड फ्लू का थंबनेल। अब ये आर्टिकल काफ़ी चर्चा में है। अब बर्ड फ्लू काफ़ी चर्चा में है तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपको पता होगा मैं रोज़ाना एक अलग से आर्टिकल लेता हूँ अपने न्यूज़पेपर के अंदर, ठीक है, जिससे आपको काफ़ी हेल्प भी मिलती है। बर्ड फ्लू काफ़ी चर्चा में इसलिए क्योंकि बहुत सारे आप देख पाओगे। मतलब आप कैसे पता लगा सकते हो, मैंने न्यूज़पेपर का आर्टिकल आज लाना भूल गया हूँ, ठीक है, हालांकि स्क्रीनशॉट लिए मैंने इसमें सेंड करना भूल गया, लेकिन कोई बात नहीं। आप लोग जब सर्च करोगे तो गूगल पर जाकर न्यूज़ सेक्शन में चले जाना, आपको सारी न्यूज़ मिल जाएंगी। वर्ल्ड फ्लू के बारे में दुनिया भर में चर्चा चल रही है। दुनिया भर के साथ साथ इंडिया के अंदर भी बहुत सारे केसेस बर्ड फ्लू के देखने को मिले हैं। तो बर्ड फ्लू क्या है मैं आपको समझाता हूँ। देखो, इसको एवियन इन्फ्लुएंजा के नाम से भी जानते हैं या फिर बर्ड फ्लू के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। कॉन्टेगियस वायरल डिजीज़ आपको देखने को मिलेगी जो कि इन्फ्लुएंजा टाइप ए वायरस की वजह से होती है। खासकर ये बर्ड्स और चिकन्स, टर्कीज़ को अफेक्ट करते हैं। मतलब ये जो मुर्गा है या फिर जो कुछ चिड़ियाँ हो गई, ठीक है, टर्कीज़ हो गए, तो इनको बुरी तरह से ये अफेक्ट करता है। बर्ड फ्लू नाम ही के अंदर बर्ड फ्लू मेंशन है, तो इन चीज़ों को, इन जानवरों को अफेक्ट करता हुआ नज़र आता है। अब इस बर्ड फ्लू की वजह से आप देख पाओगे जो एग का प्रोडक्शन है वो काफ़ी कम हो जाता है। चिकन्स को बुरी तरह से अफेक्ट होता है, चिकन्स की जान भी चली जाती है, ठीक है, ये आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ पे बोला गया जो वाइल्ड एक्वेटिक बर्ड्स हैं, ठीक है, एक्वेटिक बर्ड जैसे कि डक हो गया, डक के साथ साथ गीज़ हो गई, ये नेचुरल रेजर्वोयर है, इनके अंदर इन्फ्लुएंजा ए वायरस पाया जाता है और इनकी वजह से भी फैल जाता है। नाउ बर्ड फ्लू का अगर हम लोग इतिहास देखें, क्या इंसानों में फैलता है? हाँ, इंसानों के अंदर आ जाता है इन्हीं जानवरों की मदद से, लेकिन इंसान से इंसान में नहीं फैलता, ये आपको ध्यान रखना है। बर्ड फ्लू का इतिहास क्या है तो देखो 1997 की बात है, जब ह्यूमंस के अंदर पहली बार ये बर्ड फ्लू पाया गया था। ये बर्ड फ्लू आउटब्रेक हुआ था सबसे पहली बात हांगकांग के बर्ड मार्केट के अंदर, ठीक है। और ये जो स्ट्रेन था बर्ड फ्लू का वो था H5N1 स्ट्रेन। ध्यान रखना, इसके ऊपर यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है। क्वेश्चन क्या था आगे मैं आपको बताऊंगा। साथ ही साथ मेंशन किया गया यहाँ पे और भी बहुत सारे अलग अलग स्ट्रेन्स देखने को मिले हैं वायरस के, जैसे कि H5N1 तो एक और स्ट्रेन है, ये तो बर्ड फ्लू का एक और स्ट्रेन आपको देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ H5N2, H9N2 करके आपको ये अलग अलग और भी बहुत सारे स्ट्रेन्स देखने को मिल जाते हैं। क्लियर हुआ? अब दूसरा क्वेश्चन दिमाग में आता है, क्या ये इंसान से इंसान में फैलता है? नहीं। जनरली क्या होता है, जो पीपल हैं, अगर वो इंसान किसी जानवर यानी किसी बर्ड के कांटेक्ट में आ जाता है, किसी डेड बर्ड के कांटेक्ट में आ जाता है जिसको बर्ड फ्लू है, तो यहाँ पे चांसेस है कि वो इंसान के अंदर आ सकता है, ठीक है। वो बर्ड फ्लू इंसान को तो अफेक्ट कर सकता है, लेकिन उस इंसान से दूसरे इंसान में नहीं फैल सकता, ये आप लोग देख पाओगे। साथ ही साथ यहाँ पे मेंशन ये किया गया, मान लो किसी जानवर के अंदर बर्ड फ्लू है, अगर उसको खा लिया गया तो उससे फैल सकता है। हाँ, फैल सकता है, लेकिन खाते वक्त अगर उसको सही से कुक कर लिया जाए। यहाँ पे मेंशन किया गया है कि भाई देखो, कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं देखने को मिला जो ये डिजीज़ है वो फैले। अगर किसी भी मतलब बर्ड को अगर अच्छे से कुक कर लिया गया है, उस पोल्ट्री फूड को अच्छे से कुक कर लिया गया है, तो अगर वो खाया जाए तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे जो वायरस है वो हीट से काफ़ी सेंसिटिव होता है। गर्मी के अंदर वो वायरस मर जाता है, ऐसा यहाँ पे मेंशन किया गया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे और कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है बर्ड फ्लू को लेकर, वो यह है सिम्टम्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे आप लोग देख पाओगे छोटे मोटे सिम्टम्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं। जो रेस्पिरेटरी डिजीज़ हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी इलनेस आपको देखने को मिलेगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम अफेक्ट होता है। साथ ही साथ हल्का बुखार, सोर थ्रोट या फिर एब्डोमिनल पेन या पेट वगैरह में दर्द या फिर डायरिया वाली कंडीशन देखने को मिल जाती है। ट्रीटमेंट क्या है तो यहाँ पे बताया गया जो एंटीवायरल ड्रग्स हैं, स्पेशली यहाँ पर ओसेल्टामिविर का नाम आता है। ये कहीं ना कहीं यहाँ पर ह्यूमंस को सर्वाइव करने में मदद करती है, बर्ड फ्लू से टैकल करने में मदद करती है। आप लोग ध्यान रख सकते हो उसके बारे में। बाकी 2015 में यूपीएससी ने एक क्वेश्चन पूछा था H1N1 वायरस को लेकर। जो H1N1 वायरस है ये अक्सर मेंशन किया गया है न्यूज़ के अंदर, ये आखिरकार किस चीज़ से रिलेटेड है ये आप लोग को बताना है। एड्स, बर्ड फ्लू, डेंगू और स्वाइन फ्लू। तो इसका आंसर यहाँ पर आपको स्वाइन फ्लू देखने को मिलेगा, क्योंकि जो स्वाइन फ्लू है ये बेसिकली यहाँ पर आप देख पाओगे ये इन्फ्लुएंजा ए टाइप ए वायरस की वजह से यहाँ पर देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखना इसके बारे में। ये H1N1 है, ध्यान रखना। बाकी बर्ड फ्लू के बारे में जो मैंने पढ़ाया था वो H5N1 था, ज़्यादा कन्फ्यूज़न मत क्रिएट करना अपने दिमाग में, ठीक है। ये H1N1 वायरस है। आगे चलते हैं, ये हमारे पास इन्फॉर्मेशन हो गई। बाकी हमने जो अलग से आर्टिकल लेना था वो ले लिया। आज का वीडियो थोड़ा सा हमारा यार डिले हो चुका है, लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन कवर होनी चाहिए बस। उसके बाद अपने क्वेश्चन को देखते हैं। स्टार्टिंग में जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन के अंदर मैंने आपसे पूछा था, एक सेकेंड यार ओपन हो जाए यार, एक सेकेंड रुको यार, आज वैसे ही डिले हो रहा है और एक प्रॉब्लम और देखने को मिल जाती है। हाँ,
अब यहाँ पे आप लोग देख पाओगे, मैंने क्वेश्चन पूछा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेस कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर थ्रू टैटूइंग। टैटू की वजह से यहाँ पर कौन सी बीमारी एक पर्सन से दूसरे व्यक्ति में फैल सकती है। तो इसका करेक्ट आंसर आपको देखने को मिलेगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में यहाँ पर आपको मेंशन किया गया है 2 और 3, मतलब हेपेटाइटिस बी और HIV एड्स, ये दोनों यहाँ पर टैटू की मदद से फैल सकता है। यहाँ पर जो ये नीडल है वो उसका यहाँ पे यूज़ किया जा सकता है। जो नीडल होता है जिससे यहाँ पे टैटू वगैरह गोदते हैं, ठीक है, अगर वो इन्फेक्टेड है, वो दूसरे व्यक्ति के अंदर लगाया जाए तो बेसिकली यहाँ पर ये एक तरीके से डिजीज़ जो है फैल सकती है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में। तो आप लोग यहाँ पर देख पाओगे। ओके, नाउ इसी के साथ करते हैं लेक्चर को समाप्त। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।